आज जो हम चैप्टर डिस्कस कर रहे हैं वो है चैप्टर 8 किचन कमोडिटीज़, जो कि मैंने आपको बताया था। जो हम जैसे कि हमने चैप्टर 9 पढ़ा है कि कैसे हम कमोडिटीज़ को स्टोर कर सकते हैं, कैसे उनको इस तरीके से स्टोर कर सकते हैं कि वो ख़राब ना हो और इजीली हम उन्हें यूज़ कर पाएँ। तो अब हमारा जो रिमेनिंग चैप्टर था वो है 8, जिसमें हम अलग अलग किचन कमोडिटीज़ के बारे में पढ़ेंगे कि किचन में हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है और उसके क्या क्या प्रकार होते हैं, उन सब के बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे। किचन कमोडिटीज़, the raw materials and ingredients used in kitchen to prepare various dishes are called kitchen commodities। तो बच्चों, ये किचन कमोडिटीज़ होता क्या है? जब हम किचन में कोई भी डिश प्रिपेयर कर रहे हैं, उसके लिए जो भी सामान हमें सामग्री चाहिए होती है, जो भी रॉ मटेरियल चाहिए होता है, वो सब किचन कमोडिटीज़ कहलाती हैं। अब इसकी इम्पोर्टेंस क्या है? It is important for a chef to identify the variety of ingredients used in kitchen. It is also important to know and understand the variety of each of them and their taste, color, texture, nutritional value and nature of product that results when cooked by different method। तो जब हम बात करते हैं एक शेफ़ की जो ये डिशेस प्रिपेयर कर रहा है, तो सबसे इम्पोर्टेंट ये होता है कि उसे पता होना चाहिए कि जो डिश वो बना रहा है उसके लिए उसे किन किन इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत है, उसकी वैरायटी पता होनी चाहिए, और जब हम उसको यूज़ कर रहे हैं उसका टेस्ट, उसका कलर, टेक्सचर, क्या न्यूट्रिशन वो हमें दे रहा है, क्या प्रोडक्ट का नेचर है। ठीक है, ये सब चीज़ें एक शेफ़ को पता होनी चाहिए ताकि वो जब डिफरेंट मेथड्स से उसे बनाए तो वो ईज़िली उस चीज़ को अप्लाई कर सके जो उसकी नॉलेज है। अब किचन कमोडिटीज़ को भी दो पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। एक है प्लांट ओरिजिन, जो हमें प्लांट से मिलते हैं। एक है एनिमल ओरिजिन, जो भी चीज़ें हमें एनिमल्स के थ्रू मिलती हैं। अब ये एक चार्ट है, यहाँ पे फ्लो चार्ट है। किचन कमोडिटीज़, प्लांट ओरिजिन और एनिमल ओरिजिन एंड अदर्स। प्लांट ओरिजिन में क्या क्या आ जाएगा? आपकी दालें आ जाएंगी, अनाज आ जाएगा, सब्जियां, फल, हर्ब, स्पाइसेस, मसाले वगैरह, ऑयल्स, फैट्स और शुगर। वहीं हम एनिमल ओरिजिन की बात करें तो हमें मीट, फिश, एग्स, मिल्क और मिल्क से बने प्रोडक्ट्स, ऑयल्स एंड फैट्स। तो ये सब हमें एनिमल ओरिजिन से मिलता है। और अदर्स में आ जाएगा सॉल्ट, नमक। ठीक है, अब इनको हम डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम प्लांट ओरिजिन में मिलने वाली चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें सबसे पहले आती है पल्सेस, मतलब दालें। A pulse is an annual leguminous crop which yields seeds within a pod. Pulses are an important source of proteins in diet. They contain about 20 to 25% protein by weight. They contain no cholesterol and little fat or sodium. Pulses also provide iron, magnesium, phosphorus, zinc and other minerals which play a variety of roles in maintaining good health. तो बच्चों, पल्स जो है एक एनुअल लेग्यूमिनस क्रॉप है, मतलब साल में एक बार इसकी खेती होती है, जो सीड्स, जो पौधों में सीड्स होते हैं उससे हमें मिलती है। पल्स एक इम्पॉर्टेंट सोर्स है प्रोटीन का। हमारी डाइट में हमें अलग अलग पोषक तत्व चाहिए होते हैं, जिसमें से प्रोटीन एक बहुत इम्पॉर्टेंट पोषक तत्व है, तो वो हमें दालों के माध्यम से मिल जाता है। अपने वेट के 20 से 25% तक ये प्रोटीन कैरी करती हैं। हाँ, तो इसमें कोलेस्ट्रॉल होता है और फैट और सोडियम भी बहुत कम होता है। और पल्सेस प्रोटीन के अलावा हमें और भी पोषक तत्व जैसे कि आयरन, मैग्नीशियम, फास्फोरस, जिंक, ये सब देती हैं। तो हमारी हेल्थ को अच्छा बनाए रखने में इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। अब ये मिलती कैसे हैं? सीड्स को ड्राई किया जाता है और मिल्ट किया जाता है, जिससे कि हमें जो मार्केट में जैसे हम दाल कहते हैं वो प्रोडक्ट मिलता है। और अलग अलग तरह की वैरायटी होती है पल्स की, जो पूरी दुनिया में खाई जाती है। यहाँ पे कुछ कॉमन वैरायटीज़ के बारे में हम पढ़ेंगे जो इंडिया में बहुत कॉमन है। सबसे पहले आती है ब्लैक ग्राम, जिसे हम उड़द दाल भी कहते हैं। ये जो दाल है ये 3 तरीके से मिलती है बाज़ार में। सबसे पहले तो होल ब्लैक सीड, जो कम्प्लीट, जैसे फ़ोटो में देख रहे हो, जो फर्स्ट जो पिक्चर है ये है साबुत उड़द, जिसे हम हिंदी में कहते हैं। एक इस वाली वैरायटी में मिलती है। फिर बीच वाली जो पिक्चर है, जो साबुत उड़द का स्प्लिट रूप होता है, मतलब उसके आधे आधे कर देते हैं। और फिर लास्ट होती है धुली उड़द की दाल। ठीक है, तो 3 फॉर्म में उड़द की दाल हमको मिलती है। जो फर्स्ट फॉर्म होती है, जिसे हम हिंदी में साबुत उड़द कहते हैं या माँ की दाल कहते हैं, ये दाल मखनी जैसी डिशेज़ में यूज़ की जाती है। इसके बाद आती है स्प्लिट फॉर्म, जो सेकंड आपको पिक्चर में दिख रही है बीच में। ये खिचड़ीज़ और दाल्स में यूज़ की जाती है। और जो धुली उड़द होती है, इनको हम जैसे वड़ा, डोसा, इडली, जो फर्मेंटेशन वाली चीज़ें होती हैं उसमें हम यूज़ करते हैं। इसके अलावा इसे दाल की तरह भी बनाया जाता है।
इसके बाद आ जाती है हमारी मूंग दाल, जिसे हम इंग्लिश में ग्रीन ग्राम कहते हैं। ये भी सेम उड़द दाल की तरह 3 फॉर्म्स में यूज़ की जाती है, साबुत मूंग, उसके बाद स्प्लिट फॉर्म और उसके बाद धुली मूंग। ठीक है, तो जो साबुत मूंग होती है वो उसको स्प्राउट्स की तरह यूज़ किया जाता है और सैलेड्स में यूज़ किया जाता है। स्प्लिट फॉर्म को खिचड़ी और दाल बनाने के लिए यूज़ किया जाता है। और जो धुली मूंग होती है उसे हम वो बहुत इजी होती है डाइजेस्ट करने में, तो वो नमकीन्स वगैरह में भी यूज़ होती है, दाल की तरह भी यूज़ होती है और उसको हम डेज़र्ट में भी यूज़ करते हैं, जैसे कि मूंग दाल हलवा इसका एक एग्जाम्पल है, और मिठाइयों में भी वो यूज़ होती है। इसके बाद आ जाती है बंगाल ग्राम, जिसे हिंदी में चना दाल कहा जाता है। ये जो दाल है दिस इज़ अ वेरी वर्सटाइल ड्राइड स्प्लिट येलो कलर्ड लेंटिल विच व्हेन कुक्ड गिव्स अ क्रीमी टेक्सचर, नटी फ्लेवर एंड इज़ एडेड टू अ लॉट ऑफ वेजिटेबल डिशेस एज वेल। तो ये थोड़ी सी बाकी दालों से डिफरेंट होती है और इसको जब बनाया जाता है तो थोड़ा सा क्रीमी टेक्सचर और नटी फ्लेवर देती है, इसलिए इसे वेजिटेबल्स के साथ मिला के भी कई डिशेस में यूज़ किया जाता है। इसके बाद आ जाते हैं रेड किडनी बीन्स, जिन्हें हम राजमा कहते हैं। राजमा एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है नॉर्थ इंडिया के खानों का, और इनको राजमा की फॉर्म में ही पकाया जाता है, दूसरी चीज़ों के साथ नहीं मिलाया जाता, और पॉपुलरली इनको राइस के साथ खाया जाता है। इसके बाद आता है काउपी, जिसे हिंदी में लोबिया कहते हैं। ये भी राजमा की तरह ही होते हैं, बट इनका साइज़ छोटा होता है और कलर इनका क्रीम होता है, जिसमें ब्लैक कलर की आई जैसे डॉट्स बने होते हैं। इनको बॉईल करके सैलेड्स की तरह भी बनाया जाता है और दाल की तरह भी इनको खाया जाता है। ये देखो यहाँ पे लोबिया की फ़ोटो बनी है, इसे आप इजीली समझ सकते हो। जैसे राजमा होता है ना, वैसे ही होता है, छोटा सा, बट क्रीम कलर में होता है और ऐसे ब्लैक डॉट्स इसके ऊपर होते हैं, ब्लैक आई बनी होती है। इसके बाद आ जाती है रेड ग्राम, जिसे मसूर की दाल कहा जाता है। ये 2 फॉर्म में मार्केट में मिलती है। एक होती है काली मसूर दाल, जिसे होल ग्रे कलर जो ग्रे कलर की डार्क कलर की ये होती है, ब्लैक बोलते हैं, और ये साबुत होती है। इसके ऊपर ये कवर होता है ग्रे कलर का। जब ये कवर हटा दिया जाता है तो ये अंदर से ऐसी रेड स्प्लिट रेड दाल निकलती है, जिसे मसूर धुली दाल कहा जाता है। इसके बाद आते हैं चिकपी, मतलब कि सफ़ेद छोले। ये इंडिया में बहुत ही पॉपुलरली बनाए जाते हैं पिंडी छोले की तरह, और इनको भटूरों के साथ खाया जाता है। इनको बॉईल किया जाता है और स्प्राउट की तरह भी यूज़ किया जाता है और सैलेड्स की तरह भी यूज़ किया जाता है। इसके बाद आती है पिजन पी, जिसे हम अरहर दाल या तूर दाल कहते हैं। दिस दाल इज़ ईटन ऑल ओवर इंडिया एंड कुक्ड एंड टेम्पर्ड ऑन इट्स ओन और मिक्स विद वेजिटेबल्स सच एज इन सांभर। अब ये जो अरहर या तूर दाल होती है, इसको दाल की तरह भी बनाया जाता है, जिसमें छौंक लगा के यूज़ किया जाता है, या फिर इसको वेजिटेबल्स की तरह भी वेजिटेबल्स के साथ भी बनाया जाता है। जैसे कि सांभर आप लोगों ने बहुत खाया होगा, तो सांभर में जो दाल यूज़ होती है वो तूर दाल यानी कि अरहर की दाल ही यूज़ होती है। ये देखो यहाँ पे फ़ोटो बना है अरहर की दाल का। अब हम पढ़ेंगे जो पल्सेस, हमने डिफरेंट पल्सेस पढ़ी हैं, इनका एक्चुअल में यूज़ कहाँ कहाँ है। Pulses are cooked on their own as part of Indian meal and eaten as dal. They are simply boiled with water, salt and spices and are often tempered. तो सबसे पहला जो यूज़ है दाल का, वो दाल को एक इंडियन मील में बहुत इंपॉर्टेंट जगह मिली हुई है। दाल की तरह उसे बनाया जाता है, जिसमें क्या करा जाता है कि नमक और पानी डाल के उबाला जाता है मसाले डालकर, और उसके बाद उस पर ऊपर से छौंक लगाया जाता है। इसके अलावा दाल को बेक या फ्राई किया जाता है और नमकीन तैयार की जाती है। दालों को स्प्राउट किया जाता है और सैलेड की तरह भी यूज़ किया जाता है, जिसमें उन्हें उबाल कर स्पाइसेस के साथ और दूसरे इंग्रेडिएंट्स के साथ मिक्स करके अलग अलग तरह के सैलेड्स बनाए जाते हैं। इसके अलावा दालों को भिगोकर ग्राइंड करके पेस्ट तैयार किया जाता है, जिससे डोसा, चीला, वड़ा, भल्ले, ये वाली चीज़ें हम तैयार करते हैं, सब दालों से ही बनती हैं। और मेनली जो दालें इसमें यूज़ होती हैं वो होती हैं धुली मूंग दाल और धुली उड़द दाल। इसके अलावा दालों को सोक करके पेस्ट तैयार किया जाता है, जिसमें मसाले मिलाकर डम्पलिंग्स फ्राई की जाती हैं। जैसे पकौड़ियाँ फ्राई करते हैं उसी तरह डम्पलिंग्स फ्राई की जाती हैं, और उन्हें मंगोड़ियाँ कहा जाता है या वड़ी कहा जाता है। इसके अलावा पापड़ वगैरह भी दालों से तैयार होते हैं। कई बार दालों को सुखाकर बाद में यूज़ किया जाता है।
इसके अलावा दालों से डेज़र्ट मतलब मिठाइयाँ भी बनाई जाती हैं, जैसे कि एक साउथ इंडियन डेज़र्ट होता है पयासम। इसके अलावा मूंग दाल हलवा आपने सुना होगा और खाया भी होगा, तो ये सारी चीज़ें दालों से ही तैयार की जाती हैं। अब दालों के बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक आता है प्लांट ओरिजिन का, वो है अनाज मतलब सीरियल। A cereal is a grass cultivated for the edible components of its grain. Cereal grains are grown in greater quantities and provide more food energy worldwide than any other type of crop. They are therefore staple crops. A staple food is a food that is eaten routinely and in such quantities that it constitutes a dominant portion of a standard diet in a given population, supplying a large fraction of the need for energy rich material and generally a significant proportion of the intake of other nutrients as well. In their natural form, as in whole grain, cereals are rich source of vitamin, minerals, carbohydrates, fats, oils, and protein. When refined by the removal of bran, outer skin mostly fiber, and germ contains micronutrient, the remaining endosperm is mostly carbohydrate. बच्चों, अब हम बात कर रहे हैं अनाज की। अनाज जो है ग्रास फैमिली से बिलोंग करता है और इसमें जो खाने वाली चीज़ होती है, जो एडिबल पार्ट होता है, वो होता है इसके बीज, जिनको हम ग्रेन कहते हैं। तो ये जो अनाज के दाने होते हैं, जो अनाज सीरियल ग्रेन होते हैं, ये बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में प्रोवाइड कराए जाते हैं, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में इनकी खेती होती है। और वर्ल्ड वाइड अगर पूरी दुनिया में देखा जाए तो सबसे ज़्यादा एनर्जी देने वाला जो क्रॉप है वो है अनाज, इसलिए इन्हें स्टेपल क्रॉप्स कहा जाता है। स्टेपल फूड क्या होता है? ऐसा फूड जो हम रूटीनली खा रहे हैं, मतलब हर दिन हमें इसकी ज़रूरत होती है और इस क्वांटिटी में खाया जाता है। जो हमारा खाने की प्लेट होती है उसमें सबसे ज़्यादा पार्ट अनाज को ही दिया जाता है। अगर हम बात करें इसकी नेचुरल फॉर्म की, जो एक यहाँ पे आप देखो, एक छोटी सी आपको यहाँ पिक्चर दिख रही है ये इस ग्रेन की, तो इसमें एक जब पूरा ग्रेन कंप्लीट होता है तो वो रिच सोर्स होता है विटामिन का, मिनरल का, कार्बोहाइड्रेट का, फैट का, ऑयल का और प्रोटीन का। लेकिन जब उसका आउटर पार्ट, जिसे ब्रैन कहा जाता है, देखो ये बीच में लिखा है ब्रैन, जब ये ब्रैन हटा दिया जाता है, जो एक्चुअल में फाइबर होता है और बहुत इंपॉर्टेंट होता है हमारे लिए, तो अंदर का जो पार्ट रह जाता है उसे जर्म कहते हैं, जिसके अंदर माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं। अगर हम उस माइक्रो न्यूट्रिएंट वाले जर्म को भी हटा दें तो जो बाकी एंडोस्पर्म बचता है वो सिर्फ कार्बोहाइड्रेट होता है और उसमें कोई भी न्यूट्रिएंट नहीं होते हैं। अब इंडिया में अगर बात की जाए, सबसे कॉमन जो अनाज इंडिया में खाया जाता है वो है गेहूं और चावल। इसके अलावा कुछ और सीरियल हैं जैसे ओट्स, कॉर्न, मेज़, रागी, ज्वार, बाजरा, ये भी इंडिया में खाया जाता है और ये रिच सोर्स होता है कार्बोहाइड्रेट का हमारी डाइट के अंदर। तो सबसे पहले हम बात करते हैं गेहूं की, जिसे हम इंग्लिश में वीट कहते हैं। ये देखो नीचे गेहूं के दाने आपको बने हुए दिख रहे हैं। ये एक रिच सोर्स होता है कार्बोहाइड्रेट पोषक तत्व का, कुछ प्रोटीन भी हमें इससे मिलता है और डाइटरी फाइबर भी मिलता है। इसके अंदर जो प्रोटीन होता है उसे ग्लूटेन कहा जाता है, जो ब्रेड मेकिंग के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। वीट जो है उसे मिल करके सूजी भी बनाई जाती है, आटा भी बनाया जाता है, मैदा भी बनाया जाता है और दलिया भी बनाया जाता है। सारी चीज़ें गेहूं से ही मिलती हैं, जो रोटी बनाने में, केक बनाने में, बिस्किट, ब्रेड, पास्ता, नूडल, ब्रेकफास्ट सीरियल जैसे कि जो हम ये केलॉग्स वगैरह खाते हैं, इडली, उपमा, इन सब चीज़ों में यूज़ की जाती हैं ये चीज़ें। इसके बाद आ जाते हैं हम दूसरे अनाज पे, जो है चावल। ईटन ऑन इट्स ओन और मेड इनटू अ फ्लावर। चावल को हम चावल की फॉर्म में भी खा सकते हैं या फिर चावल का आटा भी यूज़ करते हैं। देर आर 100 of varieties of rice grown in the world. Each varies in grain size and starch content. अब पूरी दुनिया में अगर बात की जाए तो 100 से भी ज़्यादा तरीके के चावल उगाए जाते हैं और हर किसी का जो साइज़ होता है और उनके अंदर जो स्टार्च कंटेंट होता है वो अलग अलग होता है, इसलिए हर वैरायटी अपने में यूनिक है और खाने के बनने के बाद एक अलग तरह की अपीयरेंस देती है। राइस जो है वो अलग अलग तरीके से बनाए जाते हैं, पुलाव में बनाई जाती है, बिरयानी में बनाए जाते हैं, और जो राइस फ्लावर है, जो चावल का आटा होता है, वो रोटी, इडली, डोसा, मिठाइयाँ, ये सब बनाने में यूज़ किया जाता है। इसके बाद आ जाता है मेज़, जिसे हम हिंदी में भुट्टा भी कहते हैं। मेज़ एंड कॉर्न मील
constitute a staple food in many regions of the world. It is popularly eaten in tacos, tortillas in Mexico, as polenta in Italy, and the flour is used to prepare Punjabi makki di roti. It is also popular as popcorn or boiled corn snack and as breakfast cereal cornflakes. The whole cob is char grilled to be eaten as bhutta challi in many parts of India. अब ये जो बच्चों मेज़ की हम बात कर रहे हैं, जिसे हम हिंदी में भुट्टा कहते हैं, ये भी अलग अलग तरह से खाया जाता है। ये भी एक स्टेपल फूड की तरह यूज़ किया जाता है और वर्ल्ड के अलग अलग रीजन में अलग अलग तरह से खाया जाता है। अगर मेक्सिको की बात करें तो मेक्सिको में टैकोस और टॉर्टिलाज में जो है इसका यूज़ होता है। इटली में इसे पोलेंटा कहा जाता है। और अगर हम अपने देश इंडिया की बात करें तो यहाँ पे मक्की दी रोटी जो बनती है, पंजाबी डिश है, उसमें इसका आटा यूज़ किया जाता है और इसे पॉपकॉर्न बना के भी खाया जाता है, या फिर स्वीट कॉर्न्स के रूप में, बॉइल्ड कॉर्न्स के रूप में भी खाया जाता है, या फिर जो कॉर्नफ्लेक्स हम नाश्ते में खाते हैं वो भी इसी के आटे से बनते हैं। और कभी कभार हम इसको कंप्लीट भुट्टे को सिर्फ भून कर भी, जो कोयले के ऊपर भून कर भी खाते हैं, या छल्ली की फॉर्म में भी खाते हैं। छल्ली क्या होती है? जिसमें इसको उबाल कर रखा जाता है और अलग अलग मसालों के साथ मिक्स करके खाया जाता है। इसके बाद आ जाता है एक दूसरा सीरियल जिसको हम बाजरा कहते हैं और इंग्लिश में कहा जाता है पर्ल मिलेट। It is majorly grown in Rajasthan and the flour is used to prepare bajre ki roti, bhakri and khakras. It is also used as porridge and in खिचड़ी। तो बाजरा जो है ये मेजरली जो इसकी खेती होती है वो राजस्थान में होती है और इसके आटे से बाजरे की रोटी बनाई जाती है। भाकरी और खाखरा भी इसी के आटे से बनते हैं और इसको खिचड़ी और दलिए की तरह भी बनाया जाता है। इसके बाद आता है बार्ले, जिसे हम हिंदी में जौ कहते हैं। Even though wheat and barley look similar, there is a difference between them. Wheat has a weaker taste, whereas barley has a stronger taste. Barley has a higher fiber content than wheat, and barley can be cooked easily as rice, although wheat has to be milled before cooking. Barley is thus most used to produce malt, used in preparation of malted beverages and beer. अब ये जो बार्ले है, जो बार्ले सीरियल है जिसमें हम जौ कहते हैं, ये दिखने में तो गेहूं जैसा होता है बट दोनों में बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है। पहला फ़र्क ये है कि जो वीट होता है, जो गेहूं होता है, उसका टेस्ट थोड़ा वीकर होता है। मतलब इतना आपको ईजिली पता नहीं चलेगा, कोई अलग से स्ट्रॉन्ग टेस्ट आपको वीट का समझ नहीं आएगा, लेकिन बार्ले का अपना एक स्ट्रॉन्ग टेस्ट होता है। बार्ले जो एक हाई फाइबर कंटेंट है, लेकिन वीट जो है उसमें फ़ाइबर कम। बार्ले जो है उसे इजीली राइस की तरह बनाया जा सकता है, लेकिन वीट को पहले मिल किया जाता है और उसके बाद उसको बनाया जाता है। बार्ले जो है ये मॉल्ट बनाने के काम आता है। मॉल्ट मतलब जो हमारी ऐसी बेवरेजेस होती हैं, मॉल्टेड बेवरेजेस, जैसे आपने बियर वगैरह के बारे में सुना होगा, जिनको बहुत टाइम तक रख के सड़ा के बनाया जाता है, उसमें इसका यूज़ होता है। इसके बाद आ जाते हैं ओट्स। ओट्स एक बहुत ही कॉमन नाश्ते की डिश है जिसे पॉरेज की तरह, दलिए की तरह बनाकर खाया जाता है। इसके अलावा ओट का आटा और ओट मील भी यूज़ किया जाता है कुकीज़ बनाने में, ब्रेकफास्ट सीरियल बनाने में और ओट मील ब्रेड्स बनाने में। इसके बाद आती है फिंगर मिलेट, जिसे हिंदी में रागी कहते हैं। इसकी जो ज़्यादातर खेती होती है वो कर्नाटका में होती है और काफ़ी स्टेट्स में इसे कॉमनली खाया जाता है। रागी का जो आटा होता है ये डोसा, भाकरी और रोटीज़ बनाने के काम आता है। इससे एक डिश बनती है पुट्टू, उसमें इसी का यूज़ होता है। इस ग्रेन को मॉल्ट और ग्राउंड करके दूध के साथ या बॉइल्ड वाटर या दही के साथ भी खाया जाता है। अब हमारी वेजिटेबल्स शुरू हो जाती हैं। यहाँ पे हमारा सीरियल का टॉपिक ख़त्म हो गया है। थर्ड है हमारा वेजिटेबल्स। Vegetable is any part of a plant that is consumed by humans as food as a part of a savory course or meal. अब वेजिटेबल जो है बेटा, इसमें हम प्लांट के अलग अलग पार्ट्स, वेजिटेबल जो हैं, किसी प्लांट का कोई पार्ट हो सकता है, किसी प्लांट का कोई पार्ट हो सकता है। अलग अलग पार्ट्स होते हैं जो ह्यूमंस खाते हैं। और कैसे खाते हैं? सब्ज़ी वगैरह जो उनके मेन कोर्सेज होते हैं, वैसे नमकीन सब्ज़ी वगैरह बना के खाई जाती हैं। अब हम नीचे वेजिटेबल्स की क्लासिफिकेशन देखेंगे। सबसे पहले हम वो वेजिटेबल्स देखेंगे जिनके बल्ब्स खाए जाते हैं, मतलब कि जो
आप कह सकते हो कि ना वो फूल हैं ना वो रूट्स हैं, ठीक है। अब इनके बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं, फिर आपको समझ आएगा। दे ग्रो जस्ट बिलो द सर्फेस ऑफ द ग्राउंड एंड प्रोड्यूस अ फ्लैशी लीफी शूट अबव द ग्राउंड। बल्ब में कंटेन लेयर और क्लस्टर्ड सेगमेंट्स। अब ये बल्ब्स होते क्या हैं? ये बल्ब्स होते हैं जो ग्राउंड का सरफेस होता है ना, उससे जस्ट थोड़ा सा ही नीचे ये ग्रो करते हैं और एक फ्लैशी लीफी शूट हमको देते हैं। बल्ब जो होते हैं इसमें लेयर्स भी हो सकती हैं या जुड़े हुए सेगमेंट्स हो सकते हैं। जैसे लेयर्स में अगर हम अनियन की बात करें तो उसमें लेयर्स होती हैं, और अगर हम गार्लिक की बात करें तो उसमें क्या होता है, उसमें वो क्लस्टर्ड सेगमेंट्स होते हैं जो अलग से जुड़े हुए होते हैं। बल्ब्स जिन प्लांट्स के हम बल्ब्स खाते हैं वो कौन सी वेजिटेबल्स होती हैं? अनियन हो गई, गार्लिक हो गया, स्प्रिंग अनियन हो गई, लीक्स, फेनल। इसके बाद कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनकी रूट्स मतलब जड़ें खाई जाती हैं। ये जो होते हैं ग्राउंड के नीचे ग्रो करते हैं, लॉन्ग और राउंड शेप में होते हैं। टैप रूट भी हो सकती है, लीफी शूट्स भी हो सकती हैं ग्राउंड के ऊपर। इनके उदाहरण क्या होंगे? गाजर, मूली, शलगम और चकुंदर। तो ये सारे ऐसे प्लांट्स के वो हैं रूट जो हम सब्जियों की तरह खाते हैं। इसके बाद है ट्यूबर्स। ट्यूबर्स आर वेरियस टाइप ऑफ मॉडिफाइड प्लांट स्ट्रक्चर दैट आर एनलार्ज टू स्टोर न्यूट्रिएंट्स। दे कैन बी रूट और स्टेम। अब ट्यूबर्स क्या होते हैं? ट्यूबर्स प्लांट का एक ऐसा स्ट्रक्चर होते हैं जो बड़ा होता है, जिसके अंदर उनके सारे न्यूट्रिएंट्स जो हैं जमा होते हैं। अब ये प्लांट की रूट भी हो सकती है या स्टेम भी हो सकती है। इसके उदाहरण है पटेटो, स्वीट पटेटो, जिंजर, एलिफेंट यैम। तो मतलब कि पटेटो हो गया आपका आलू, शकरकंद, अदरक और यैम, ये सारे ट्यूबर्स के एग्जाम्पल्स हैं। अब कुछ ऐसे पौधे हैं जिनके फूल खाए जाते हैं। ये एडिबल फ्लावर्स होते हैं। कुछ ही प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनके फ्लावर्स खाए जाते हैं, जैसे कि फूल गोभी, ब्रोकली, ग्लोब आर्टिको। इसके बाद आ जाते हैं फ्रूट्स। यहाँ पे आपको एक चीज़ ध्यान रखनी होगी कि साइंटिफिकली अभी हम जिन सब्जियों के बारे में पढ़ेंगे, साइंटिफिकली इन्हें उन पौधों का फल कहा जाता है, बट जब हम कुकिंग में इनका यूज़ करते हैं तो ये सब्जियों में ही काउंट होते हैं। तो ऐसे कौन से सब्जियां हैं जिन्हें साइंटिफिकली पौधों का फल कहा जाता है और हम उन्हें सब्जियों की तरह खाते हैं? तो इसमें आपके आ गए शिमला मिर्च, खीरा, बैंगन, सीताफल, टमाटर और जितनी भी गॉड्स वाली सब्जियां हैं जैसे कि करेला, तुरई, लौकी, ये सारे इसी कैटेगरी में आते हैं। अब एक कैटेगरी है लीव्स की। कुछ ऐसे पौधे होते हैं जिनकी पत्तियां खाई जाती हैं, एडिबल लीव्स ऑफ प्लांट्स, जैसे कि कैबेज, लेटिस, मस्टर्ड जिसे सरसों का साग कहा जाता है, स्पिनच, पालक, फेनुग्रीक लीव्स, मेथी। ठीक है, इसके अलावा बथुआ वगैरह भी होता है जो इसमें एग्जाम्पल नहीं दिए गए हैं। इसके बाद है पॉड्स। कुछ ऐसी सब्जियां होती हैं जिनको हम बीज के साथ खाते हैं या उनके बीज खाते हैं। A legume that opens and contains seeds. These are the pods that are eaten while seeds are still tender and pods are green. और ये उस फॉर्म में खाई जाती हैं जहाँ पे इनके सीड्स जो होते हैं वो कच्चे होते हैं और सॉफ्ट होते हैं, जैसे कि फ्रेंच बीन्स, मटर और स्नोपी जिसे हम ग्वारफली कहते हैं। इसके बाद आ जाती है स्टेम्स। कुछ ऐसे पौधे होते हैं जिनकी स्टेम्स खाई जाती हैं, जैसे कि एस्पैरागस जो मशरूम होता है उसकी स्टेम्स, सेलेरी और कोलरबी। और इसमें आप स्प्रिंग अनियन का भी एग्जाम्पल ले सकते हो जिसे हम हिंदी में आल की प्याज कहते हैं। इसके अलावा एक फंजाई वैरायटी होती है जिसमें हर तरह का जो मशरूम हम खाते हैं वो इसी के अंदर आता है। अब है यूजेस ऑफ वेजिटेबल्स। Vegetables form an integral part of daily meal as it is a source of vitamin, mineral and fiber. They are cooked in various combination either as a dry preparation or with some gravy. तो बच्चों, हमारा जो डेली मील होता है उसका एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है वेजिटेबल, जिससे हमें अलग अलग तरह के विटामिन और मिनरल्स और फाइबर मिलता है। ये अलग अलग कॉम्बिनेशन में बनाई जाती हैं। इनको हम ड्राई प्रिपरेशन मतलब सूखी सब्जी की तरह भी बनाते हैं और ग्रेवी की तरह भी बनाते हैं। वेजिटेबल्स को अलग अलग स्नैक्स बनाने में भी यूज़ किया जाता है, जैसे कि अगर हम पकौड़े वगैरह बना रहे हैं उसमें प्याज, आलू, पालक, इन सब चीज़ों का यूज़ होता है। कुछ वेजिटेबल्स जो हैं वो मिठाई बनाने के भी काम आती हैं, जैसे कि घिया की लौज, कैरेट हलवा, पेठा आदि।
इसके अलावा कुक्ड वेजिटेबल्स को हम मिक्स करके ड्रेसिंग के साथ न्यूट्रिशियस सैलेड वगैरह भी बना सकते हैं और दही के साथ मिला के रायता भी बनाते हैं, जैसे कि खीरे का रायता, पाइनएप्पल रायता, कुकुम्बर रायता। इसी तरह से बहुत सारी चीज़ें होती हैं जहाँ पे वेजिटेबल्स का यूज़ होता है। ठीक है, सैंडविचेस वगैरह में हम यूज़ करते हैं, जैसे कैरेट हो गई, कुकुम्बर हो गया, टमाटो हो गया, तो उस तरह से भी इसको यूज़ किया जाता है। जूस भी, वेजिटेबल जूस भी एक्सट्रैक्ट किया जाता है, जैसे कि कैरेट जूस हो गया, बीटरूट जूस हो गया, बीटरूट मतलब चुकंदर, लौकी का जूस हो गया। इसके अलावा कॉकटेल में भी यूज़ होता है, जैसे एक कॉकटेल होती है ब्लडी मैरी जिसमें टमाटो जूस का यूज़ किया जाता है। अब यहाँ पे हमारा वेजिटेबल्स का पार्ट ख़त्म हो गया। अब शुरू हो जाते हैं फ्रूट्स। फ्रूट्स एक बहुत अच्छा सोर्स होते हैं विटामिन और मिनरल का, जो हमारी हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी है। आइए हम फ्रूट्स की क्लासिफिकेशन देखते हैं। सबसे पहले है पपाया, जिसे हिंदी में हम पपीता कहते हैं। पपाया हैज़ न्यूट्रिशनल, डाइजेस्टिव एंड मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़। रॉ papaya contains enzyme papain, which is used as a tenderizer for meats. Ripe papaya aids in digestion. पपाया के अंदर बेटा काफ़ी सारी न्यूट्रिशनल क्वालिटीज़ होती हैं, डाइजेस्टिव क्वालिटीज़ होती हैं और मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ भी होती हैं, मतलब कि इससे हमें अच्छे पोषक तत्व भी मिलते हैं। ये डाइजेशन के लिए बहुत अच्छा होता है और इसके अंदर कुछ ऐसे भी गुण होते हैं जो हमारे शरीर में मेडिसिन का काम करते हैं। और जो कच्चा पपीता होता है उसमें एक एंजाइम होता है पपाइन, वो मीट्स में यूज़ किया जाता है। जब कोई मांस वाली चीज़, मीट वाली चीज़ बनानी होती है तो उस मीट को गलाने के लिए उसमें कच्चा पपीता मिलाया जाता है। इसके अलावा जो पका हुआ पपीता, जो यहाँ पे आपको इमेज दिख रही है, वो हमारा पाचन क्रिया में भी हेल्प करता है। इसके बाद आ जाता है बनाना, जिसे हिंदी में हम केला कहते हैं। ये एक बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाला फ्रूट है, बहुत ज़्यादा खाया जाता है। और कच्चे केले जो होते हैं उसको भी सब्ज़ी की तरह बनाया जाता है और जो पके हुए होते हैं उसे फ्रूट की तरह यूज़ किया जाता है। इसके अलावा जो बनाना लीव्स होती हैं, जो बनाना का पेड़ होता है उसकी जो लीव्स होती हैं उसे खाने के लिए, सर्व करने के लिए यूज़ किया जाता है और इसका जो फूल होता है उसे भी सब्जियों की तरह बनाया जाता है कुछ पार्ट्स में। इसके बाद आ जाते हैं मेलन्स, जैसे कि तरबूज और खरबूजा। There are many varieties such as muskmelon, watermelon, cantaloupe and is popular summer fruit. अब अगर मेलन्स की बात करें तो इसमें अलग अलग वैरायटीज़ हमें देखने को मिलती हैं। तरबूज हो गया, खरबूजा हो गया, सब्ज़ा हो गया, ठीक है, और ये गर्मियों का एक बहुत ही पॉपुलर फल है। इसके बाद आ जाता है पीच, जिसे हिंदी में हम आड़ू कहते हैं। पीच के अंदर बहुत ज़्यादा एसिड कंटेंट होता है और थोड़ा सा खट्टा फ्लेवर होता है और ज़्यादातर इन्हें बेक्ड चीज़ों में यूज़ किया जाता है। इसके बाद आते हैं मैंगो, जिन्हें हम आम कहते हैं हिंदी में। इंडिया में वर्ल्ड फेमस अल्फांसो मैंगो जो होता है वो प्रोड्यूस होता है। ये बहुत स्वीट होता है, फाइबरलेस पल्प होता है इसका, विटामिन ए और सी इसमें पाया जाता है। इसके अलावा बहुत सारी वैरायटीज़ पूरी दुनिया में इसकी पाई जाती हैं। इसके बाद आ जाता है एप्पल, जिसे हिंदी में सेब कहा जाता है। ये एप्पल की भी बहुत सारी वैरायटीज़ इंडिया में ग्रो होती हैं और इसका जो स्किन होती है वो विटामिन ए में से भरपूर होती है, तो इसलिए एप्पल को हमेशा स्किन के साथ ही खाना चाहिए। इसके बाद है पेयर, जिसे हिंदी में नाशपाती कहा जाता है। पेयर्स कंज्यूम्ड फ्रेश, कैन, जूस एंड ड्राइड। अब इसको अलग अलग फॉर्म में खाया जाता है। आप इसे फ्रेश फल भी खा सकते हो, कैंड पेयर भी आती है, मतलब कि बच्चों कैंड फ्रूट्स वो होते हैं जैसे कि आपने देखा होगा पेस्ट्रीज़ वगैरह में जो यूज़ होते हैं ना, थोड़ा से वो कैंड, जैसे कि आपने पेप्सी की कैन देखी होगी, उसी तरह कैंड फ्रूट्स की कैन्स आती हैं जिसके अंदर शुगर सिरप के अंदर ये फ्रूट्स कटे हुए डले होते हैं, जो हम कई दिन तक रख के यूज़ कर सकते हैं फ्रीज़र में। ठीक है, तो ऐसे ही पियर्स की भी कैन फॉर्म मिलती है और इसको जूस में भी, ड्राइड, हर तरह से यूज़ किया जा सकता है। इसके बाद है ऑरेंजेस, जिन्हें संतरा कहा जाता है। नागपुर जो है फेमस है ऑरेंजेस के लिए, और जो डिफरेंट वैरायटीज़ होती हैं ऑरेंजेस की, वो खट्टी होती हैं, स्वीट होती हैं, बिटर होती हैं, अलग अलग फॉर्म्स की वैरायटी ऑरेंजेस की मिलती हैं। इसके बाद है स्वीट लाइम, जिसे मौसमी कहा जाता है। ये खट्टा फल है। ऑरेंज, लेमन और ग्रेप फ्रूट की तरह ये भी विटामिन सी में रिच होता है और हमारी बॉडी को इम्यूनिटी देता है, क्योंकि विटामिन सी जिन भी चीज़ों में मिलता है वो हमारी बॉडी में रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है।
इसके बाद आ जाता है पाइनएप्पल। पाइनएप्पल भी बेटा कैन फ्रूट में भी आता है, फ्रेश भी आता है, कुक्ड भी आता है, जूस भी आता है। इसके बाद है अनार, पोमोग्रेनेट। द जूस में भी स्वीट एंड सार एंड इज़ वाइडली कंज्यूम। द फ्रूट इज़ यूज एज गार्निश इन मैनी डिशेस। अब इसको फ्रूट की तरह भी खाया जाता है और इसका जूस भी पिया जाता है। और इसके अलावा कई डिशेस में अनार को जो है वो गार्निश के लिए यूज़ किया जाता है। जैसे कि आपने देखा होगा, जो हम चाट पापड़ी भी खाते हैं उसमें दही भल्ले, टिक्की, इन चीज़ों पे ऊपर से अनार को डाल के गार्निश करके दिया जाता है। अब है स्मॉल फ्लैशी फ्रूट्स। इसमें आ गई स्ट्रॉबेरी, मलबेरी जिसे शहतूत कहते हैं, चेरीज़, ब्लूबेरी, ग्रेप्स जो कि अंगूर होते हैं, रास्पबेरी मतलब रसभरी। तो ये सारे स्मॉल फ्लैशी फ्रूट्स होते हैं जो छोटे छोटे होते हैं फॉर्म में, और इनको एज इट इज़ खाया जाता है। अब आते हैं यूजेस ऑफ फ्रूट्स। फ्रूट्स को एज इट इज़ भी खाया जाता है क्योंकि गुड सोर्स ऑफ न्यूट्रिशन होते हैं, इनसे हमें अलग अलग पोषक तत्व मिलते हैं। ज़्यादातर फ्रूट से हमें विटामिन और मिनरल्स मिलते हैं। इसके बाद फ्रूट सैलड बना के भी इनको खाया जाता है। कुछ फ्रूट्स को कुछ फ्रूट्स ऐसे होते हैं जिनका अचार डाला जाता है, जैसे कि कच्चा आम। इसके अलावा फ्रूट्स जैम, जेली, मार्मलेड, प्रिजर्व्स, चटनीज़ ये सब बनाने के काम आते हैं। फ्रूट्स को मिल्क के साथ ब्लेंड करके शेक्स भी बनाए जाते हैं, स्मूदीज़ भी बनाई जाती हैं और चिल्ड ड्रिंक्स भी बनाई जाती हैं। फ्रूट जो है वो फ्लेवरिंग और टॉपिंग के लिए बेकरीज़ में यूज़ होते हैं, केक्स, पेस्ट्रीज और टार्ट्स में। इसके अलावा फ्रूट्स की प्यूरी बना के भी यूज़ की जाती है। तो यहाँ पे हमारा फ्रूट्स का पार्ट ख़त्म हो जाता है। अब आती हैं हर्ब्स। अब ये हर्ब्स क्या होती हैं? These are leaves of certain plants that usually grow in temperate climate. They are leaves of soft-stemmed non-woody plants. Most of the herbs used in cooking possess some medicinal value. Apart from the nutritional value, they act as antioxidants, antiseptic, fight cough, cold, help in digestion, and are antibacterial and support body's immune system to maintain health. अब हम कुछ ऐसी हर्ब्स की बात कर रहे हैं जो नॉन वुडी प्लांट से हमको मिलती हैं। साइंस में हमने पढ़ा है छोटी क्लास में कि हर्ब्स कौन से पौधे होते हैं जो छोटे छोटे पौधे होते हैं और वो छोटे ही रहते हैं। उनमें उनकी जो स्टेम्स होती हैं वो टेंडर होती हैं, मतलब सॉफ्ट होती हैं और ग्रीन होती हैं। तो हम इन्हीं तरह के पौधों की बात करेंगे जो हम एडिबल खाने में यूज़ करते हैं। ये जो प्लांट्स होते हैं इनकी सॉफ्ट स्टेम्स होती हैं, नॉन वुडी प्लांट्स होते हैं ये। और जब ये हर्ब्स खाने में यूज़ की जाती हैं तो न्यूट्रिशनल वैल्यू से अलग ये मेडिसिनल वैल्यू हमको देती हैं। ये एंटीऑक्सीडेंट्स की तरह भी काम करती हैं, एंटीसेप्टिक की तरह भी काम करती हैं, खांसी ज़ुकाम से लड़ने में हमारी मदद करती हैं, पाचन में हमारी मदद करती हैं, एंटीबैक्टीरियल भी होती हैं और हमारा जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है शरीर की उसको भी बनाए रखने में हमारी मदद करती हैं। आइए देखें कौन कौन सी हर्ब्स होती हैं। पहली है कोरिएंडर, सिलेंट्रो जिसे हिंदी में धनिया कहा जाता है। दिस इज़ द मोस्ट कॉमनली यूज हर्ब यूज इन इंडियन कुकरी। इट इज़ चॉप्ड और यूज होल टू गार्निश एंड एड फ्लेवर एंड अरोमा टू मैनी नॉर्थ इंडियन ग्रेवीज एंड वेजिटेबल। इट इज़ ऑल्सो यूज टू फ्लेवर सूप्स। सबसे ज़्यादा कॉमनली इंडिया में यूज़ होने वाली जो हर्ब है खानों में वो है धनिया, हरा धनिया। इसको चॉप करके भी यूज़ किया जाता है और साबुत भी यूज़ किया जाता है। ये नॉर्थ इंडियन ग्रेवीज़ और वेजिटेबल्स को फ्लेवर अरोमा देती है, अरोमा मतलब खुशबू, और ये सूप को भी फ्लेवर देने के काम आती है। इसके बाद है मिंट जिसे हिंदी में पुदीना कहते हैं। ये एक रिफ्रेशिंगली कोल्ड हर्ब है जिसको अलग अलग डिशेस में खुशबू के लिए यूज़ किया जाता है। ये पाचन में बहुत मदद करती है। इसके अलावा इसको हम जूसेस वगैरह बनाने में भी यूज़ करते हैं। इसके बाद है बेसिल जिसे हिंदी में तुलसी कहते हैं। The holy basil has long been used in India for its medicinal values for curing cough and cold as antibiotic, etc. The sweet basil is popularly used in Italian cookery to flavor various dishes. अब बेसिल जो है वो इंडिया में होली है, होली मतलब उसको पूजा भी जाता है, ठीक है। और इसके अलावा इसको खाने में भी यूज़ किया जाता है। इसके अंदर बहुत अच्छी मेडिसिनल वैल्यू होती है जो कफ और कोल्ड, खांसी ज़ुकाम को ठीक करने में हमारी मदद करती है और ये एंटीबायोटिक की तरह काम करती है। इसके अलावा इसकी एक फॉर्म होती है स्वीट बेसिल मतलब मीठी तुलसी जो इटालियन डिशेस में यूज़ होती है।
इसके बाद आता है बे लीफ, जिसे तेज पत्ता कहा जाता है। दिस स्ट्रॉन्गली एरोमेटिक हर्ब इज मोस्टली यूज इन ड्राइड फॉर्म एंड स्टोर्ड इन जार्स। इट इज़ यूज टू फ्लेवर ग्रेवीज राइस इन मैनी यूरोपियन डिशेज। अब ये जो तेज़ पत्ता होता है, जिसको इंग्लिश में हम बे लीफ कहते हैं, ये सूखी हुई फॉर्म में यूज़ होता है और फिर जार्स में स्टोर करके रखा जाता है। ये ग्रेवी, राइस, इन चीज़ों को फ्लेवर देने के काम आता है। इसके बाद है करी लीव्स, जिसे हिंदी में कड़ी पत्ता कहते हैं। Like holy basil, curry leaves are also grown in many kitchen gardens all across the country. It is used in tempering and chopped in many dishes such as सांबर, वड़ा, curries आदि। तो बच्चों, इसमें क्या है, जैसे कि तुलसी को हम यूज़ करते हैं, वैसे ही करी लीव्स इंडिया में बहुत ज़्यादा पाई जाती है। इसको छौंक में जब तड़का लगाया जाता है उसमें यूज़ किया जाता है, या फिर इसे चॉप करके भी डिशेज़ में डाला जाता है। इसके बाद आता है पार्सले। ये ज़्यादातर यूरोपियन और मेडिटेरेनियन डिशेज़ में यूज़ होता है, इंडियन डिशेज़ में कम यूज़ होता है। इसको भी चॉप करके या साबुत वेजिटेबल्स और मीट डिशेज़ में डाला जाता है। इसके बाद आता है ऑरिगेनो, यूज इन इटालियन कुकिंग टू फ्लेवर मैनी डिशेज सच एज पिज़्ज़ाज, पास्ता एंड सॉसेज। ऑरिगेनो बच्चों आपने सुना होगा, ये पिज़्ज़ा, पास्ता, इन चीज़ों में ज़्यादा यूज़ होता है। इसके बाद है थाइम। ये एक हर्ब है जो यूरोपियन कुकिंग में यूज़ होती है और मीट्स को फ्लेवर देने के काम आती है। इसके बाद है फेनल, जिसे हम सौंफ कहते हैं। इसकी एक बहुत अच्छी प्लेजेंट सी स्मेल होती है जो यूरोपियन और मेडिटेरेनियन कुकिंग में यूज़ होती है और इंडियन कुकिंग में भी बहुत यूज़ होती है। और इसको हम सैलेड्स, चिल्ड ड्रिंक्स, इन सब में फ्लेवर के लिए भी यूज़ करते हैं और ग्रेवीज़ वगैरह में भी इसका यूज़ किया जाता है। और इंडिया में तो इसको मिश्री के साथ मिला के एज अ माउथ फ्रेशनर भी यूज़ किया जाता है, जो खाने के बाद ली जाती है। इसके बाद आती है रोज़मेरी। ये एक एरोमेटिक हर्ब है और मिंट मतलब पुदीने फैमिली से मिलती जुलती है। इसको भी यूरोपियन कुजीन में यूज़ किया जाता है, स्पेशली मीट्स को फ्लेवर देने के लिए। तो ये हमारी हर्ब्स का टॉपिक ख़त्म हो जाता है और अब हम आ जाते हैं स्पाइसेस पे। These are birds, fruits, flowers, bark, seeds and roots of plants and trees which are used in their natural dried form to impart taste to food. Apart from this, they also carry a wide range of medicinal properties, aroma and also may impart color to the food. Some commonly used spices in Indian kitchen are, तो बच्चों जैसे कि हमने जब हम प्लांट्स की वेजिटेबल्स की बात कर रहे थे, वैसे ही स्पाइसेस में होता है। इसमें भी प्लांट्स के अलग अलग पार्ट्स होते हैं जो स्पाइसेस की फॉर्म में यूज़ होते हैं, बट इनमें अंतर ये होता है कि ज़्यादातर जो है ड्राइड फॉर्म, इनकी सूखी हुई फॉर्म को यूज़ किया जाता है। ये खाने को एक अच्छी खुशबू तो देते ही हैं, इसके अलावा इनके अंदर बहुत सी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ भी होती हैं और ये खाने को कलर भी देते हैं। आइए कुछ इम्पॉर्टेंट स्पाइसेस के बारे में जानते हैं। सबसे पहले आ जाता है क्यूमिन सीड, जिसको हम हिंदी में ज़ीरा कहते हैं। इट इज़ यूज फॉर टेम्परिंग डिशेज। इट मे ऑल्सो बी रोस्टेड एंड पाउडर्ड एंड यूज इन कर्ड, राइस एक्सेट्रा। इट मे इवन बी यूज टू फ्लेवर कुकीज़। अब ज़ीरा जो है बच्चों, ये ज़्यादातर जब हम तड़का लगाते हैं, छौंक लगाते हैं, उसमें काम आता है। इसके अलावा इसे रोस्ट करके पाउडर भी बनाया जाता है। ज़ीरा पाउडर खाने में यूज़ किया जाता है, दही में, चावलों में इसको यूज़ किया जाता है। इसके अलावा जो कुकीज़ बनती हैं उसमें भी इसे फ्लेवर की तरह यूज़ किया जा सकता है। आपने ज़ीरा कुकीज़ ज़रूर देखी होंगी या खाई होंगी। तो इस तरह से ज़ीरे का प्रयोग होता है। इसके बाद है कोरिएंडर सीड, मतलब कि साबुत धनिया। इट इज़ यूज होल फॉर टेम्परिंग सर्टेन डिशेज, रोस्टेड एंड पाउडर्ड एंड पुट इन ग्रेवीज। अब ये दो तरीके से यूज़ होता है। एक तो ये साबुत ही यूज़ होता है तड़के में, छौंक में, और दूसरा इसको रोस्ट करके पाउडर बना के ग्रेवीज में यूज़ किया जाता है। इसके बाद है कैरवे अजवाइन। अजवाइन जो है इसको भी छौंक के लिए यूज़ किया जाता है, या फिर इंडियन ब्रेड्स में के आटे में इसको गूंधा जाता है साथ में, या फिर फ्लेवर के लिए यूज़ किया जाता है। ये डाइजेशन के लिए बहुत अच्छा होता है। इसके बाद है टर्मरिक, जिसे हम हिंदी में हल्दी कहते हैं। ये बहुत ही कॉमनली यूज़ होता है पाउडर फॉर्म में एज़ कम्पेयर टू इसकी साबुत फॉर्म। साबुत फॉर्म में कम यूज़ होता है, पाउडर फॉर्म में ज़्यादा होता है। इसे डिशेस में ऐड करते हैं येलो कलर और फ्लेवर के लिए। इसकी एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टीज़ होती हैं। इसके बाद है रेड चिली, जिसे हम हिंदी में लाल मिर्च कहते हैं। ये साबुत भी यूज़ होती है और पाउडर फॉर्म में भी यूज़ होती है, और ये मिर्ची वाला फ्लेवर देने के लिए खाने को इस्तेमाल की जाती है।
इसके बाद आती है सिनेमन, जिसे हिंदी में हम दालचीनी कहते हैं। सिनेमन इज़ अ बार्क एंड इज़ एन इंग्रेडिएंट ऑफ गरम मसाला। सिनेमन जो होती है पेड़ की छाल से ली जाती है और ये जो गरम मसाला होता है इंडियन, उसमें यूज़ की जाती है। इसकी हल्की हल्की सी स्मेल होती है, बहुत अच्छी सी इसकी स्मेल होती है, बहुत ज़्यादा तेज़ स्मेल नहीं होती है। और इसके अंदर एस्ट्रिंजेंट और एंटी फंगल प्रॉपर्टीज़ होती हैं, मतलब कि इन्फेक्शन वगैरह से ये हमें बचाती है। इसके बाद आती है क्लोव, जिसे हम लौंग कहते हैं। ये भी गरम मसाला में यूज़ होती है और इसके अंदर भी एंटीबायोटिक और एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टीज़ होती हैं। और क्लोव ऑयल काफ़ी ओरल केयर प्रोडक्ट्स में यूज़ होता है। ओरल केयर प्रोडक्ट्स मतलब हमारे दांतों के लिए बहुत अच्छी होती है, तो जो दांतों से, मुंह से रिलेटेड प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं उनमें इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसके बाद है एसोफाइटिडा, जिसको हम हिंदी में हींग कहते हैं। इसका यूज़ दाल्स और वेजिटेबल्स में किया जाता है और ये डाइजेशन के लिए बहुत अच्छी होती है और एंटीबायोटिक भी होती है, मतलब जो बैक्टीरिया से हमें बचाती है। इसके बाद है मस्टर्ड सीड्स, जिन्हें हम सरसों के बीज कहते हैं। ये भी छौंक लगाने में यूज़ की जाती है। ये भी एक अच्छा टेस्ट और अरोमा देती है खाने को, और इसका पेस्ट बना के भी फ़िश करीज़ और सैलड्स में यूज़ किया जाता है। इसके बाद है नाइजेला, मतलब कि कलौंजी। कलौंजी जो है ज़्यादातर अचार वगैरह में यूज़ होती है और मसालों में कॉम्बिनेशन में यूज़ होती है, मतलब दूसरे मसालों के साथ मिला के यूज़ की जाती है। इसके बाद है फेनल सीड, सौंफ। इसको भी मसालों में यूज़ किया जाता है, छौंक में भी यूज़ किया जाता है। इसका पाउडर बना के अलग अलग डिशेज़ में डाला जाता है। इसकी एक बहुत ही अच्छी प्लेजेंट अरोमा होती है। इसके बाद है मेस, जिसको जावित्री कहते हैं। ये पिंक ड्राइड फ्लावर होता है जो गरम मसाला का एक इंग्रेडिएंट है और बहुत अच्छी खुशबू देता है खाने में। डेट एनसर्कल्स नटमेग एंड इज़ अ पार्ट ऑफ सेम प्लांट। अब ये जो जावित्री होती है, ये आप देखो यहाँ पे अभी आपको दिख रहा होगा, फूल की तरह इसका स्ट्रक्चर होता है। और इसके बाद जो आप देखो नीचे दूसरा आपको दिख रहा है नटमेग, जिसे जायफल कहते हैं। तो एक्चुअल में ये जो जायफल होता है इसको कवर करके रखता है, तो दोनों सेम ही प्लांट के पार्ट्स हैं। अब पढ़ते हैं जायफल के बारे में, जिसको इंग्लिश में नटमेग कहते हैं। इट शुड बी यूज्ड इन स्पेयरिंग क्वांटिटीज, मोस्टली पाउडर, एंड एक्ट एज स्टिमुलेंट एंड एस्ट्रिंडेंट। इन एक्सेस क्वांटिटीज इट कैन हैव नार्कोटिक इफेक्ट। अब ये जो नटमेग है, जायफल, ये थोड़ा सा इसको कम क्वांटिटी में यूज़ किया जाता है क्योंकि ये बहुत स्ट्रॉन्ग अरोमा देता है खाने को, और अगर इसको ज़्यादा क्वांटिटी में यूज़ कर लेंगे तो ये नार्कोटिक इफ़ेक्ट देगा, मतलब इसे खा के इंसान का जो माइंड है वो थोड़ा सा रिलैक्स मोड में जा सकता है। इसके बाद है फेन्यूग्रीक, जिसे हिंदी में मेथी कहा जाता है, मेथी दाना कहा जाता है। ये भी टेम्परिंग में यूज़ होती है। स्लाइटली बिटर टेस्ट होता है, थोड़ा सा कड़वा टेस्ट होता है इसका। छौंक वगैरह में, तड़के में यूज़ होती है और ये कोलेक, डिसेंट्री, डायरिया ठीक करने में भी हमारी मदद करती है। इसके बाद है सेसमे सीड्स, जिनको हिंदी में तिल कहा जाता है। इनको रोस्ट करके, ग्राइंड करके स्टफिंग और स्वीट्स में यूज़ किया जाता है और इससे सेसमे ऑयल भी, तिल का तेल भी बनाया जाता है। इसके बाद है कार्डमम, इलायची। इलायची दो तरह से यूज़ होती है, एक ब्लैक कार्डमम बड़ी इलायची, एक होती है ग्रीन कार्डमम छोटी इलायची। जो ब्लैक कार्डमम होती है गरम मसाले का पार्ट होती है, डिशेस को स्पाइस अप करने में काम करती है। ग्रीन कार्डमम जो होती है ज़्यादातर मिठाइयों में यूज़ की जाती है। अब बात करते हैं यूज़ ऑफ स्पाइसेस की। Spices are used mainly to enhance the flavor of a dish. Usually spices are used in combination of each other and that of main ingredient to result in a tasteful dish. अब स्पाइसेस जो होते हैं मेनली खाने की, जो हमारी डिश का जो फ्लेवर है उसे बढ़ाने के लिए यूज़ किए जाते हैं। ज़्यादातर स्पाइसेस को मिलाकर यूज़ किया जाता है और एक टेस्टफुल डिश बनाई जाती है। All the spices carry some medicinal properties. If used wisely, they contribute to general total health. और हर कोई स्पाइस जो है उसमें कोई ना कोई मेडिसिनल प्रॉपर्टी होती है, तो अगर ध्यान से और समझदारी से यूज़ किया जाए तो हमारी जनरल हेल्थ के लिए बहुत अच्छे होते हैं। दे में ऑल्सो बी यूज पार्ट कलर टू फूड। जब स्पाइसेस का खाने में यूज़ होता है तो ये फूड को कलर भी देते हैं। अब इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है फैट्स एंड ऑयल्स।
एक चीज़ बच्चों आपको ध्यान रखनी होगी, ये जो फैट्स एंड ऑयल्स का टॉपिक है ये हम इस चैप्टर में 2 बार पढ़ेंगे, एक प्लांट ओरिजिन में और एक एनिमल ओरिजिन में। तो अभी हम कौन सा पढ़ रहे हैं? अभी हम प्लांट ओरिजिन हमारा चल रहा है, अभी हम प्लांट ओरिजिन वाला पढ़ रहे हैं। Fats and oils both are made up of 3 elements: carbon, oxygen and hydrogen. These elements combine together to form chains known as fatty acids. 3 of these chains then join together to form a molecule known as a triglyceride. The triglyceride molecule is the basis of all oils and fats. However, oil containing a greater proportion of unsaturated fatty acids are liquid at room temperature. Oil like sunflower oil, rice bran oil, whereas those with higher amount of saturated fatty acids will be solid: fat, butter, margarine, देसी घी etc. तो बच्चों यहाँ पे बात हो रही है फैट्स और ऑयल्स की, जो 3 चीज़ों से मिलके बने होते हैं: कार्बन, ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। ये जो एलिमेंट्स हैं ये आपस में जुड़ के चेन्स बनाते हैं, इन चेन्स को कहा जाता है फैटी एसिड्स। और ये जो चेन्स हैं 3 ऐसी चेन्स मिलकर बनाती हैं एक मॉलिक्यूल जिसको कहा जाता है ट्राइग्लिसराइड। ये ट्राइग्लिसराइड मॉलिक्यूल जो होता है ये हर तरह के ऑयल और फैट का बेस है। लेकिन कुछ ऑयल्स होते हैं जिनमें ज़्यादा अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स होते हैं, कुछ होते हैं जिनमें ज़्यादा सैचुरेटेड फैटी एसिड्स होते हैं। जिनमें ज़्यादातर अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स होते हैं वो रूम टेम्परेचर पर लिक्विड रहते हैं, जैसे कि सनफ्लावर ऑयल, राइस ब्रान ऑयल। वहीं जिनमें ज़्यादा सैचुरेटेड फैटी एसिड्स होते हैं वो रूम टेम्परेचर पर सॉलिड रहते हैं, जैसे कि बटर, मार्गरीन, देसी घी एक्सेट्रा। Several edible vegetable and animal fats and oils are used for various purposes in cooking and food preparation. The production process of vegetable oil involves the removal of oil from plant components, typically seeds. This can be done via mechanical extraction termed crushing or pressing. The processing of vegetable oil in commercial application is commonly done by chemical extraction using solvent extracts, which produce higher yields and is quicker and less expensive. The extracted oil is then purified, refined or chemically altered. Some of the common oils extracted from plants and used in cooking are mustard oil, coconut oil, cottonseed oil, groundnut oil, soybean oil, sunflower oil, olive oil and rice bran oil. अब हम इनके बारे में डिटेल्स में पढ़ते हैं। तो काफ़ी ऐसे वेजिटेबल ऑयल्स होते हैं और एनिमल फैट ऑयल होते हैं जो खाना बनाने के लिए यूज़ किए जाते हैं, और इनका जो प्रोडक्शन होता है उसमें क्या होता है, वेजिटेबल ऑयल इन्वॉल्व होता है। जो कैसे करा जाता है, प्लांट से इस ऑयल्स को रिमूव किया जाता है। कैसे? सीड्स, जो प्लांट के सीड्स होते हैं उनको क्रश करके और प्रेस करके मैकेनिकल एक्सट्रैक्शन द्वारा तेल निकाला जाता है। और कुछ जो कमर्शियल एप्लीकेशंस होती हैं, बड़ी बड़ी फैक्ट्री होती हैं, वो क्या करती हैं, केमिकल एक्सट्रैक्शन करती हैं, जिसमें अलग अलग केमिकल यूज़ करके जो ऑयल है सीड से निकाला जाता है, जिसमें ज़्यादा ऑयल भी निकलता है, जल्दी भी निकलता है और पैसे भी कम लगते हैं, लेकिन वो हमारी सेहत के लिए अच्छा नहीं होता है। और ये जो एक्सट्रैक्टेड ऑयल होता है इसे फिर प्यूरीफाई करके, रिफ़ाइन करके केमिकली ऑल्टर किया जाता है, और फिर जैसे कि मैंने अभी एग्जांपल्स पढ़े, ये सारे ऑयल हमें मिलते हैं जिनको हम कॉमनली रिफ़ाइंड ऑयल के नाम से भी जानते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मस्टर्ड ऑयल, जिसे सरसों का तेल भी कहते हैं। ये जो ऑयल है इसका एक बहुत पंजेंट टेस्ट होता है, और कैरेक्टरिस्टिक्स जो होते हैं इसके मस्टर्ड फैमिली, जो सरसों जो होती है उसी से ये बनता है, और बहुत तेज़ स्मेल होती है इसकी, चुभने वाला टेस्ट और स्मेल होती है। इसको इंडिया के अलग अलग पार्ट्स में खाना बनाने के लिए यूज़ किया जाता है, और दिस ऑयल मेक्स अप टू 30% ऑफ द मस्टर्ड सीड। जितने मतलब मस्टर्ड सीड्स लिए जाते हैं इस तेल को निकालने में, उसका 30% ही रह जाता है जब ये तेल निकल जाता है। और इसको ब्लैक मस्टर्ड, ब्राउन मस्टर्ड और वाइट मस्टर्ड से निकाला जाता है। इसके बाद आता है कोकोनट ऑयल। कोकोनट ऑयल जो होता है, जिसे खोपरा ऑयल भी कहते हैं, ये जो कर्नल और मीट जो होते हैं कोकोनट के, जो अंदर वाला मटेरियल होता है कोकोनट का, उससे निकाला जाता है। और इसको भी खाना बनाने में, मेडिसिन्स में और अलग अलग इंडस्ट्रीज़ में यूज़ किया जाता है। इसके अंदर बहुत ज़्यादा हाई सैचुरेटेड फैट कंटेंट होता है, तो इसको ऑक्सीडाइज होने में टाइम लगता है, और ये रैंसिडिटी मतलब जो जंग वगैरह लग जाता है उसमें ये बहुत अच्छा काम करता है। इसके बाद है कॉटन सीड ऑयल। जो कॉटन सीड, जो कपास का बीज होता है, उससे निकाला जाता है।
ये ऑयल भी सनफ्लावर ऑयल की तरह ही होता है। इसके बाहर की आउटर जो वो होती है, एक बहुत हार्ड कवर होता है। और प्रोसेसिंग में इसमें क्या होता है कि जो बाहर का जो हार्ड कवर है कर्नल, उससे ही तेल निकलता है। कॉटन सीड ऑयल जो है सैलड्स में, मेयोनीज़ में, सैलड ड्रेसिंग में यूज़ किया जाता है। इसके बाद है ग्राउंडनट ऑयल, मूंगफली का तेल, जो चाइनीज़, साउथ एशियन, साउथ ईस्ट एशियन क्यूजीन में यूज़ होता है। इसका स्मोक पॉइंट बहुत हाई होता है और ये जो बाकी कुकिंग ऑयल्स होते हैं उनसे ज़्यादा हाई स्मोक पॉइंट होता है, तो इसे चीज़ों को फ्राई करने में यूज़ किया जाता है। इसके बाद आता है सोयाबीन ऑयल। सोयाबीन ऑयल को भी बेकिंग और फ्राइंग में यूज़ किया जाता है और ये सैलड्स में भी यूज़ होता है। सनफ्लावर ऑयल एक नॉन वॉलेटाइल ऑयल है जो सनफ्लावर के सीड से निकलता है और इसे खाना बनाने में, तलने में और कॉस्मेटिक फॉर्मुलेशन में यूज़ किया जाता है, मतलब कि मेकअप के सामान में। इसके बाद है ऑलिव ऑयल। ऑलिव ऑयल जो है एक ऐसा ऑयल है जो ऑलिव जो एक ट्रेडिशनल ट्री क्रॉप है उससे मिलता है और ज़्यादातर ये मेडिटेरेनियन रीजन में यूज़ किया जाता है। इसमें होल ऑलिव्स को प्रेस करके ये ऑलिव ऑयल निकाला जाता है जो कुकिंग में, कॉस्मेटिक्स में, फार्मास्यूटिकल्स मतलब कि दवाइयाँ और सोप्स में यूज़ किया जाता है। इसके बाद है राइस ब्रैन ऑयल। राइस ब्रैन ऑयल जो है वो राइस की जो बाहर हार्ड आउटर ब्राउन लेयर होती है उससे निकाला जाता है, जब उसके अंदर से राइस को निकाल लिया जाता है। और इसका भी स्मोक पॉइंट बहुत हाई होता है और फ्लेवर माइल्ड होता है, तो ये कुकिंग मेथड जैसे कि फ्राई और डीप फ्राइंग में काम आता है और ये एशियन कंट्रीज़ में बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। अब बात करते हैं फैट्स एंड ऑयल्स के यूजेस की। Both fats and oils are used in cooking medium for tempering, frying, sauteing, etc. While cooking, they also impart flavor and aroma to the food. अब दोनों चीज़ें फैट्स एंड ऑयल्स जो हैं ये एक अच्छा कुकिंग मीडियम है जो तड़का लगाने के लिए, फ्राई करने के लिए, सॉटे करने के लिए काम आता है, जिसमें हम ग्रेवी वगैरह भी पकाते हैं, सूखी सब्जियां भी पकाते हैं, ठीक है। और ये खाने को एक फ्लेवर और अरोमा भी देता है। इसके अलावा सैलड्स में ये ड्रेसिंग्स के काम आता है। सैलड्स में क्या होता है, जब हम सैलड बनाते हैं, जो प्रोफेशनल सैलड्स बनाते हैं उसमें सैलड बना के ऊपर से कुछ स्पाइसेस और ड्रेसिंग के लिए कोई ऑयल डाला जाता है। इसमें ज़्यादातर ऑयल जैसे ऑलिव ऑयल वगैरह यूज़ होते हैं, ग्राउंडनट ऑयल यूज़ होते हैं, तो इसलिए इनको यूज़ किया जाता है। Oils and fats are also added to dough as shortening. They coat the gluten proteins of flour and prevent toughness of a product. The product is crumbly and soft. Little oil added to the puri dough make it crumbly and soft. Similarly, fats and oils are used in bakery products. तो जो ऑयल्स और फैट्स हैं उनको जब हम आटा गूंथते हैं अलग अलग प्रकार का, उसमें भी यूज़ किया जाता है। ये क्या करता है, जब हम आटे में ऑयल या फैट का प्रयोग करते हैं तो जो ग्लूटेन प्रोटीन होता है ये उसको कवर कर लेता है और आटे को टफनेस मतलब हार्ड होने से रोकता है। तो इसलिए जब हम वो उस प्रोडक्ट को बनाते हैं तो वो क्रम्बी और सॉफ्ट बनता है, मतलब करारा और सॉफ्ट होता है अंदर से। जैसे कि जब हम पूरी के आटे में थोड़ा सा ऑयल मिलाते हैं तो पूरी जो क्रम्बी और सॉफ्ट होती है, ऐसे ही फैट्स और ऑयल्स का यूज़ किया जाता है बेकरी प्रोडक्ट्स बनाने में। जैसे कि रस्क होते हैं, फ़ैन होते हैं, बिस्किट्स होते हैं, कुकीज़ होती हैं, उस सब में भी ऑयल का यूज़ होता है। सम वेजिटेबल फैट्स आर यूज एज स्प्रेड्स इन सैंडविचेस, पीनट बटर। अब कुछ ऐसे जो फैट्स और ऑयल्स होते हैं जिनको सैंडविचेस वगैरह में यूज़ किया जाता है, जैसे कि हम नॉर्मल बटर या पीनट बटर खाते हैं उस तरीके से। अब आ जाता है नेक्स्ट टॉपिक, शुगर। Sugar is generalized name for sweet, short-chain soluble carbohydrates, many of which are used in food. Sugars are found in the tissue of most plants. These are various types of sugar derived from different sources. Most sugars are extracted from sugarcane and sugar beet. The juice of sugarcane or beet is collected, heated, purified, filtered, and crystallized. This is the most common form of sugar we see and use at home. अब शुगर जो है एक जनरलाइज नेम है शॉर्ट चेन सॉल्यूबल कार्बोहाइड्रेट्स का, जिसको हम खाने में यूज़ करते हैं। जैसे कि अभी हमने पढ़ा था कि चेन्स बन के फैट बनता है, ऐसे ही कार्बोहाइड्रेट की चेन बन के शुगर बनती है। शुगर जो है बहुत सारे प्लांट्स के टिश्यूज़ में पाई जाती है। जो सबसे कॉमन है इंडिया में वो है शुगर केन से निकाली हुई शुगर, जिसमें जो शुगर केन का जूस होता है उसे निकाला जाता है, गरम करके, प्यूरीफाई करके, फ़िल्टर करके क्रिस्टलाइज़ किया जाता है। और ये देखो नीचे पिक्चर बनी है शुगर की, जो हम अपने घर में सबसे कॉमन फॉर्म यूज़ करते हैं।
लेकिन इसके अलावा बहुत सारी शुगर की फॉर्म्स होती हैं जो कुकरी में यूज़ होती हैं, उनके बारे में हम पढ़ेंगे। Granulated sugar are used to prepare many sweet dishes. They are added to kheer, rabdi, custard, etc. Sugar in large quantities are also used as preservatives to prevent microorganisms from growing and perishable food from spoiling, as in jams, marmalades, and candied fruits. Sugar is also used in baking as a food for yeast to grow and ferment bread's dough. In addition, it gives the crust brown color in cakes and breads. तो बच्चों, सबसे पहले यहाँ पे बात हो रही है ग्रैनुलेटेड शुगर की, जो हमारे घरों में हम नॉर्मली यूज़ करते हैं, जिनको ज़्यादातर स्वीट डिशेस में यूज़ किया जाता है। खीर, रबड़ी, कस्टर्ड, ये सब चीज़ें बनाने में शुगर का यूज़ होता है। इसके अलावा शुगर को एक प्रिजर्वेटिव की तरह भी यूज़ किया जाता है। अगर हम किसी चीज़ में ज़्यादा चीनी का यूज़ करते हैं तो उसमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स पैदा नहीं हो पाते और वो चीज़ ख़राब नहीं होती है और ज़्यादा टाइम तक चलती है, जैसे कि जैम्स, मार्मलेड, कैंडीड फ्रूट एक्सेट्रा। शुगर जो है बेकिंग में भी यूज़ होती है। जब हम बेकिंग में शुगर का यूज़ करते हैं तो वो यीस्ट को बढ़ाने का काम करती है और ब्रेड्स जो होते हैं उनको फर्मेंट करने का काम करती है, जिससे वो ज़्यादा से ज़्यादा फूलते हैं। और इसके अलावा वो केक्स और ब्रेड्स को, वो जो ब्राउन कलर आता है ना केक्स और ब्रेड्स के ऊपर क्रस्ट का, वो भी शुगर की वजह से आता है। इसके बाद है मिल्ड शुगर, जिनको हम पाउडर्ड शुगर या कन्फेक्शनर शुगर कहते हैं, जिनको फाइन पाउडर बनाया जाता है, जिसको आइसिंग शुगर की तरह केक्स और डेकोरेशन में यूज़ किया जाता है। ये बहुत जल्दी डिज़ोल्व हो जाती हैं। इसके बाद आती है ब्राउन शुगर। ये देखो ऊपर पिक्चर में आपको दिख रही होगी। ब्राउन शुगर जो होती है ग्रैनुलेटेड शुगर होती है, जिसमें जो रिमेनिंग शुगर केन सिरप होता है उसको हटाया नहीं जाता, वो उसी टाइम उसमें रह जाता है, जो एक लाइट ब्राउन कलर शुगर को देता है। ये भी बेकिंग में और कन्फेक्शनरी में और टॉफ़ी वगैरह बनाने में काम आती है। इसके बाद है शुगर क्यूब्स। ये छोटे छोटे वाइट और ब्राउन ग्रैनुलेटेड शुगर से बनते हैं। इनको स्टीम करके प्रेस करा जाता है और ब्लॉक की शेप दी जाती है और ये ड्रिंक्स वगैरह में यूज़ किए जाते हैं, जैसे चाय, कॉफ़ी वगैरह को स्वीटनेस देने के लिए यूज़ होते हैं। इसके बाद है कैस्टर शुगर, जिसको हम हिंदी में बूरा भी बोलते हैं। कैस्टर शुगर एक फ़ाइन पाउडर होता है शुगर का, जिसमें क्रिस्टल्स इतने छोटे होते हैं कि वो बहुत जल्दी खुल जाते हैं। इसको कस्टर्ड, मूजेस और कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह में यूज़ किया जाता है। इसको बेकिंग में भी यूज़ किया जाता है। केक वगैरह बनाने में कैस्टर शुगर का ही यूज़ होता है। इसके बाद है लिक्विड शुगर। ये स्ट्रॉन्ग सिरप होते हैं जिसमें 67% ग्रैनुलेटेड शुगर डिज़ोल्व होती है पानी के अंदर। मतलब कि मान लो 100% है तो उसमें 33% होगा पानी और 67% होगी शुगर। और ये फूड प्रोसेसिंग में यूज़ की जाती है। आइसक्रीम, जैम्स, इन सब में यूज़ होती है। शुगर एक सब्स्टिट्यूट है फूड एडिटिव का, जो स्वीट टेस्ट देता है। शुगर सब्स्टिट्यूट एक फूड एडिटिव है जो खाने को जो है मीठा टेस्ट देता है, बट उसमें फूड एनर्जी कम होती है। जैसे कि आपने देखा होगा कि जब लोग डायबिटिक होते हैं तो वो कुछ ऐसे ऑल्टरनेटिव्स यूज़ करते हैं जिसमें उन्हें मीठा टेस्ट तो मिल जाता है, बट कुछ ऐसी ऑप्शंस होते हैं जो उन्हें कैलोरीज नहीं देते हैं, जो शुगर से उन्हें नुकसान मिलता है। तो ऐसे ही कुछ सब्स्टिट्यूट्स होते हैं जो नेचुरल और सिंथेटिक होते हैं, जो आर्टिफिशियल स्वीटनर्स कहलाते हैं। तो यहाँ पे हमारे प्लांट ओरिजिन के सारे पार्ट्स कंप्लीट हो गए हैं। अब हमारा शुरू होता है एनिमल ओरिजिन, जिसमें सबसे पहले आता है मीट। मीट एक जनरल टर्म है जिसमें अलग अलग एनिमल्स के फ्लैश को खाने की तरह खाया जाता है और उसमें ज़्यादातर हमें प्रोटीन और फैट मिलता है। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हम जब भी मीट वाली डिशेस बनाएं तो हमें हाइजीन को मेंटेन करना चाहिए खाना बनाते हुए भी, और एट द टाइम ऑफ प्रोसेसिंग जब हम बाज़ार से मीट लेके आते हैं उसमें भी पूरा हाइजीन मेंटेन होना चाहिए। हर स्टेट के अपने कुछ लॉ हैं जो बुचरिंग और सेलिंग ऑफ एनिमल्स को कंट्रोल करता है। अब मीट दो तरह से क्लासीफाई होता है। मीट जो होता है इसको गेम कहा जाता है। एक होता है फर्ड गेम, एक होता है फेदर्ड गेम। फर्ड गेम में एनिमल्स आ जाते हैं जैसे डियर, गोट, हेयर, रैबिट, पेग एक्सेट्रा। फेदर्ड गेम में जो होता है बर्ड्स आ जाते हैं, पिजन, कोयल, वाइल्ड गूस, पीजेंट एक्सेट्रा। और पोल्ट्री में आ जाते हैं चिकन वगैरह, डक, चिकन, टर्की एक्सेट्रा। तो ये 3 कैटेगरीज हैं। अब हम पढ़ते हैं यूजेस ऑफ मीट। Meats are cooked along with spices, herbs and vegetables to prepare a dish complete in nutrition. Meats are also preserved and eaten as ham, bacon, sausages, etc.
They have a wide usage where they can be used to make salads, main dish, snacks in every cuisine in the world. अब मीट्स बेटा पूरे वर्ल्ड में इतना ज़्यादा यूज़ होते हैं कि उनकी इतनी ज़्यादा वाइड यूजेज है कि वो अलग अलग रीजन्स में अलग अलग तरह से खाए जाते हैं। मीट्स को जो है स्पाइसेस, हर्ब्स, वेजिटेबल्स सबके साथ मिला के बनाया जाता है जिससे कि कंप्लीट न्यूट्रिशन मिल सके। मीट्स को जो है प्रिजर्व करके भी रखा जाता है एज हैम, बेकन, सॉसेजेस। और इसके अलावा पूरे वर्ल्ड में अलग अलग तरह से खाए जाते हैं। सैलड में भी खाए जाते हैं, मेन डिश में भी खाए जाते हैं और स्नैक्स में भी खाए जाते हैं। इसके बाद हम आ जाते हैं सी फूड पे। सी फूड कौन सा होता है? जो हमें सी से मिल रहा है, सी में रहने वाले जीव जंतुओं से जो हमें खाना मिल रहा है, दैट इज़ सी फूड, जिसमें अलग अलग तरह की फिशेस आती हैं। दिस इज़ अ जनरल टर्म फॉर ऑल टाइप्स ऑफ फिशेस। देयर आर 3 बेसिक कैटेगरीज ऑफ सी फूड: फिश, शेल फिश और इनवर्टिब्रेट्स। 3 कैटेगरी में सी फूड बटा हुआ है। सबसे पहले हम बात करते हैं फ़िश की। फ़िश जो है वेरियस सब कैटेगरी में डिवाइड की जाती है उनके हैबिटेट, शेप और फ्लैश को ध्यान में रखते हुए। अकॉर्डिंग टू हैबिटेट, फिश इज़ डिवाइडेड इनटू 2 कैटेगरीज। एक होती हैं फ्रेश वाटर फिश और एक होती हैं सॉल्ट वाटर फिश। जो फ्रेश वाटर फिश होती हैं वो अपना ज़्यादातर टाइम फ्रेश वाटर में रहती हैं, जैसे रिवर और लेक्स में, जिनमें सैलिनिटी मतलब जो खारापन होता है बहुत कम होता है। और दूसरी जो होती हैं वो सॉल्ट वाटर फिश जो सी वाटर में रहती हैं और उनमें जो खारापन है वो बहुत ज़्यादा होता है। इसके बाद है शेल फिश। शेल फिश और फिश में ज़्यादातर जो डिफरेंस होता है वो उनके स्केलेटन का होता है। शेल फिश में एक बाहर एक्सटर्नल स्केलेटन होता है, एक शेल होता है, उसके अंदर फिश रहती है। मेन कैटेगरीज जो हैं शेल फिश की, उन्हें 2 भागों में बांटा गया है। एक है क्रस्टेशियंस, एक है मॉलस्क। जो क्रस्टेशियंस हैं इनकी सेगमेंटेड बॉडी होती है, एक बाहर एक स्केलेटन होता है जिसको एक्सोस्केलेटन कहते हैं, जॉइंट लिम्स होते हैं जैसे कि क्रैब्स वगैरह। मॉलस्क में क्या होता है, ये सॉफ्ट अनसेगमेंटेड इनकी बॉडी होती है, जैसे ऑयस्टर, स्नेल, ये सब इसके एग्जांपल्स हैं। इनवर्टिब्रेट्स में स्पाइनलेस मरीन एनिमल्स आते हैं जिनका कोई आउटर शेल नहीं होता है, जैसे ऑक्टोपस वगैरह। इसके बाद है यूजेस। फ़िश एक बहुत ही अच्छा सोर्स है प्रोटीन का और इजीली डाइजेस्ट की जा सकती है। इसमें जो फैट, मिनरल, विटामिन का भी कुछ अमाउंट होता है। यही रीज़न है कि फ़िश को अलग अलग तरह से पका के खाया जाता है। इसको फ्राई भी किया जाता है, बेक भी किया जाता है, ग्रिल भी किया जाता है, पोच भी किया जाता है। पोच मतलब थोड़ा सा पानी डाल के स्टीम में पकाया जाता है। और अलग अलग डिशेस और स्नैक्स फ़िश से बनाए जाते हैं। जो कोस्टल रीजन होते हैं, जैसे कि अगर इंडिया में बात करें, जो महाराष्ट्र हो गया, ठीक है, और साउथ इंडिया की तरफ आप चले जाओ, या गोवा हो गया, तो ऐसी जगहों पर फ़िश और कोकोनट का मिक्सचर बना के करी बनाई जाती है। रिवर वाटर फिश जो होती हैं उनको हाउस होल्ड में यूज़ किया जाता है अलग अलग करीज़ में, और फ्राई करके फ़िश पकौड़ाज भी खाए जाते हैं। और अगर आप जैसे देखो कोलकाता साइड, वेस्ट बंगाल साइड, फ़िश एक उनकी मेन डिश होती है। उनके कोई भी जो खाने की आइटम्स होती हैं उसमें फ़िश होना ज़रूरी होता है। उनके फेस्टिवल्स में भी फ़िशेज़ होती हैं। तो ऐसे अलग अलग रीजन के हिसाब से इसको खाया जाता है। अब आ जाते हैं एग्स। Birds' eggs are common food and one of the most versatile ingredients used in cooking. Eggs are complete source of protein, especially essential amino acid. It also contains vitamins and minerals in significant quantities. अब जो एग है ना, एक बहुत ज़्यादा वर्सटाइल इंग्रेडिएंट है जो अलग अलग तरह की चीज़ों में यूज़ किया जाता है। एग एक कंप्लीट सोर्स है प्रोटीन का, और जो एसेंशियल अमीनो एसिड हमें खाने से चाहिए होते हैं वो भी हमें एग से मिल जाते हैं। इसमें कुछ विटामिन और मिनरल्स भी होते हैं। जो सबसे कॉमनली एग यूज़ किया जाता है वो चिकन एग यूज़ किया जाता है। इसके अलावा अलग अलग रीजन्स में डक, गूज और कोयल एग्स भी खाए जाते हैं। ये जानना बहुत इंटरेस्टिंग है कि इवन फ़िश एग्स भी खाने में यूज़ होते हैं वर्ल्ड में। फ़िश जो है थाउजेंड्स ऑफ टाइनी एग्स एक टाइम में देती है, जो जेली लाइक फॉर्म होते हैं, जिसे रो कहते हैं। रो of sturgeon fish is popularly eaten as caviar, which is an expensive commodity. In India too, fish eggs are used to prepare snacks and curries in coastal areas. तो बच्चों बहुत इंटरेस्टिंग है कि फ़िश जो होती है ना वो एक साथ बहुत थाउजेंड्स में एग देती है, और वो छोटे छोटे से एग्स होते हैं और जेली फॉर्म लगती है। और आपको जान के हैरानी होगी, एक फ़िश होती है स्टर्जन फ़िश, उसके जो एग्स होते हैं इनको रो कहते हैं, और ये रो एक डिश बनती है कैवियार। आप इसको गूगल पे सर्च करना, जो लाखों में ये डिश बिकती है। इंडिया में कॉमनली नहीं खाई जाती, बाहर के देशों में खाई जाती है, बट बहुत एक्सपेंसिव डिश होती है, और उसमें क्या होता है, सिर्फ फ़िश एग्स होते हैं।
ठीक है। इंडिया में भी जो फ़िश एग्स हैं वो अलग अलग स्नैक्स और करीज़ में जो कोस्टल एरियाज़ हैं वहाँ पे लोग खाते हैं। अब है यूज़ ऑफ एग। एग्स आर कुकड ऑन देयर ओन इन वैरायटी ऑफ वेजेस, ब्रेकफास्ट, पोच, फ्राइड, स्क्रैम्बल्ड, ऑमलेट, बॉइल्ड। अब एग्स अपने एज इट इज़ भी खाए जाते हैं, जिन्हें अलग अलग फॉर्म में बनाया जाता है। उसका ऑमलेट भी बनता है, बॉइल्ड एग भी खाते हैं, फ्राइड एग भी खाते हैं, स्क्रैम्बल्ड एग भी खाते हैं। इसके अलावा बेकिंग में एक पॉपुलर इंग्रेडिएंट होता है एग। एग के बिना काफ़ी चीज़ें जो हैं वो नहीं बनती हैं। ऑल्टरनेटिव हैं उसके एग के बिना बनाने के भी, बट एग एक मेन इंग्रेडिएंट माना जाता है बेकिंग में, जिसमें केक्स, कुकीज़, डेजर्ट ये सब बनाया जाता है। मेयोनीज़ वगैरह में भी एग का यूज़ होता है, और बाइंडिंग एजेंट जो होते हैं अलग अलग मिक्सचर बनाने में, उसमें भी एग को यूज़ किया जाता है। एग्स को कई बार कोट करा जाता है चीज़ों के ऊपर, जिससे वो एक क्रिस्पी टेक्सचर उस चीज़ को देता है। जैसे कि कई बार ब्रेड्स या केक्स को बनाने में जो क्रीम केक्स होते हैं जिनमें नॉर्मल क्रीम का यूज़ नहीं किया जाता, जो टी के साथ लिए जाते हैं, उसमें जो ब्राउन क्रस्ट आता है ऊपर, वो एग की कोटिंग की वजह से ही आता है। इसके बाद है हमारा नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज़ मिल्क। Milk is an emulsion of fat globules within a water-based fluid that contains dissolved carbohydrates and protein aggregates with minerals. It also contains sugar, lactose. Cow is reared specially in many countries on cattle farms to produce milk. Apart from this, many other kind of livestock are reared to provide milk. These include buffalo, goat, sheep, camel, donkey, horse, reindeer, yak, etc. तो मिल्क एक इमल्शन होता है जिसमें पानी और फैट के ग्लोब्यूल्स मिले होते हैं, जिसमें कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन्स भी होते हैं और कुछ मिनरल्स भी होते हैं, और इसमें एक नेचुरल शुगर होता है, लैक्टोज। काऊ काफ़ी कंट्रीज़ में काऊ को स्पेशली रियर किया जाता है जिससे मिल्क लिया जा सके। और इसके अलावा काफ़ी अदर एनिमल्स हैं जिनका मिल्क प्रोवाइड किया जाता है, जैसे बफलो, गोट, शीप, कैमल, डंकी, हॉर्स, रेंडियर, याक एक्सेट्रा। ज़्यादातर जो मिल्क पैकेज हम मार्केट से लेते हैं वो काऊ या बफलो मिल्क होता है, और इसकी शेल्फ़ लाइफ बढ़ाने के लिए इसे पास्चराइज़ किया जाता है। क्या होता है पैस्चराइजेशन प्रोसेस में, क्या होता है कि मिल्क को थोड़े टाइम के लिए एक टेम्परेचर पे हीट किया जाता है, जिससे कि उसके सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है मर जाएं। फिर उसे सीधा रेफ्रिजरेट कर दिया जाता है। तो इससे क्या होता है कि सारे जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म मिल्क के अंदर होते हैं वो ख़त्म हो जाते हैं। जब मिल्क चाहे पेस्चराइज हो या ना हो, एक एक्सपायरी डेट उसकी होती है, जो उससे उतने ही टाइम में मिल्क को कंज्यूम करना चाहिए, उसके बाद उसे डिस्कार्ड कर देना चाहिए, फेंक देना चाहिए। एक और तरीका होता है मिल्क को यूज़ करने का, वो है उसकी होमोजेनाइज फॉर्म। ये एक ट्रीटमेंट होती है जिसमें क्या किया जाता है, जैसे नॉर्मली आप मिल्क को बॉईल करते हो तो उसके ऊपर वो एक फ़ैट की लेयर आ जाती है, तो ये होमोजेनाइज मिल्क में नहीं होता है। इसमें क्या होता है कि बहुत हाई प्रेशर से मिल्क को पम्प किया जाता है पतली पतली ट्यूब्स में, जिससे कि उसके जो फैट मॉलिक्यूल्स होते हैं वो छोटे छोटे पार्ट्स में ब्रेक हो जाते हैं। और ज़्यादा नंबर जब स्मॉलर पार्टिकल्स का होगा तो सरफेस एरिया भी ज़्यादा लेते हैं। तो जो होमोजेनाइज मिल्क होता है इसको बॉईल करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ये ऐसे ही कंज्यूम किया जाता है। ये टेस्ट में तो थोड़ा ब्लैंड होता है, बट ये ज़्यादा क्रीमियर फील होता है एज़ कम्पेयर टू अनहोमोजेनाइज मिल्क। ये वाइट होता है और ज़्यादा रेजिस्टेंट होता है फ्लेवर्स डेवलप करने से। अब हम वैरायटीज़ देखेंगे मिल्क की अलग अलग। पहला जो मिल्क हम देख रहे हैं यहाँ पे वो है फुल क्रीम मिल्क। The milk which has minimum milk fat 6% and minimum milk solid not fat 9%. तो फुल क्रीम मिल्क होता है जिसमें फ़ैट की जो मेन फ़ैट होता है उसको ख़त्म नहीं किया जाता है मिल्क से कम उसमें 6% फ़ैट तो होता ही है। इसके बाद आता है टोन मिल्क। टोन मिल्क जो होता है उसमें मिनिमम 3% फ़ैट होता है और 8.5% मिल्क सॉलिड्स होते हैं। इसके बाद डबल टोन मिल्क आता है जिसमें टोन मिल्क से आधा फैट यानी कि 1.5% मिल्क फ़ैट होता है और 9% मिल्क सॉलिड्स होते हैं। और इसके बाद आता है स्किम्ड मिल्क जिसमें या तो फ़ैट बिल्कुल नहीं होता या 0.5 से ज़्यादा फ़ैट नहीं होता है और मिल्क सॉलिड्स 8.7% होते हैं। इसके बाद आता है कंडेंस मिल्क। कंडेंस मिल्क में क्या होता है, ये ऐसा मिल्क होता है जिसमें से पानी को रिमूव कर दिया होता है और ये स्वीट एंड कंडेंस मिल्क इसकी एक फॉर्म है। जैसे कि आपने देखा होगा आजकल वो मिल्क मेड आता है, वो कंडेंस मिल्क ही होता है, ठीक है, जिसमें चीनी मिलाई गई होती है। कंडेंस मिल्क काफ़ी थिक होता है और स्वीट प्रोडक्ट होता है जिसको कैन किया जाता है। आजकल अमूल का भी आता है, मिठाई मेड कहते हैं उसे, और मदर डेयरी का मिल्क मेड आता है।
इसके बाद होता है मिल्क पाउडर। मिल्क पाउडर क्या होता है? मिल्क, ड्राइड मिल्क होता है जो डेयरी प्रोडक्ट की तरह बनाया जाता है, जिसमें से मिल्क को इवेपोरेट करके पाउडर बनाया जाता है, और ये मिल्क को प्रिजर्व करने का एक तरीका है। मिल्क पाउडर जो है वो काफ़ी लंबे टाइम तक की उसकी शेल्फ़ लाइफ होती है, अगर हम लिक्विड मिल्क से कंपेयर करें, और उसे रेफ्रिजरेट करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती क्योंकि उसमें पानी की मात्रा नहीं होती है। इसके बाद आता है फर्मेंटेड मिल्क। फर्मेंटेड मिल्क क्या होता है? ये कल्चर्ड मिल्क प्रोडक्ट का एक पार्ट है जिसमें उसे लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया के साथ फर्मेंट किया जाता है, और जो फर्मेंटेशन प्रोसेस होता है वो उसकी शेल्फ़ लाइफ को बढ़ा देता है, उसका टेस्ट भी बढ़ा देता है, और मिल्क की डाइजेस्टिबिलिटी भी बढ़ा देता है। वो इजीली डाइजेस्ट करने में उसको डाइजेस्ट करना इजी होता है। अब हम बात करते हैं मिल्क प्रोडक्ट्स की। Milk is used to make lot of products. Cream is a dairy product composed of high butter fat layers skimmed from the top of milk before homogenization. In unhomogenized milk, the fat, which is less dense, will eventually rise to the top. In the industrial production of cream, this process is accelerated by using centrifuges called separators. It is of many types such as single cream, double cream, sour cream, clotted cream, etc. तो पहला जो मिल्क प्रोडक्ट है जिसकी हम बात कर रहे हैं वो है क्रीम। क्रीम क्या होती है? जो मिल्क होता है उससे फ़ैट लेयर को अलग किया जाता है। बड़ी बड़ी कंपनीज़ में ये सेंट्रीफ्यूज, जिनको सेपरेटर्स भी कहते हैं, उसके द्वारा किया जाता है। क्रीम्स की अलग अलग फॉर्म्स आती हैं, सिंगल क्रीम, डबल क्रीम, सार क्रीम, जो हमें मिल्क से ही मिलती हैं। इसके बाद आ जाता है बटर। बटर भी एक डेयरी प्रोडक्ट है जिसमें क्रीम को चर्न करके बटर फैट अलग किया जाता है और बटर मिल्क अलग किया जाता है, और इसको एज अ स्प्रेड यूज़ किया जाता है, ब्रेड वगैरह पे लगा के खाया जाता है, और बेकिंग, सॉस मेकिंग और पैन फ्राइंग में भी इसका यूज़ होता है। अब जैसे कि हमने देखा कि क्रीम को बनाने में क्या किया था कि मिल्क से फ़ैट लेयर्स अलग की थी। अब उस फैट लेयर को चर्न किया जाता है, अच्छे से फेंटा जाता है, जिससे कि जो बटर मिल्क है वो अलग हो जाता है और बटर फैट अलग हो जाता है, और ऐसे बटर तैयार किया जाता है। इसके बाद है कर्ड। कर्ड भी एक डेयरी प्रोडक्ट है जिसमें बैक्टीरिया को इंट्रोड्यूस करके नेचुरल मिल्क शुगर से लैक्टिक एसिड एक्सक्रीट किया जाता है, और इससे क्या होता है कि जो मिल्क प्रोटीन होते हैं कर्डल हो जाते हैं, आपस में मिल जाते हैं और एक सोल्ड मास तैयार करते हैं। और ये करने के लिए क्या किया जाता है? जो नॉर्मल मिल्क होता है उसमें पुराने बैच से थोड़ी सी कर्ड को मिलाया जाता है, जिससे कि जो लाइव बैक्टीरिया है वो मिल्क के अंदर आ जाए और वहाँ पे अपनी संख्या बढ़ाकर फ्रेश कर्ड तैयार करे। इसके बाद है चीज़। चीज़ भी मिल्क प्रोडक्ट है जिसको मिल्क से डिराइव किया जाता है और अलग अलग फ्लेवर, टेक्सचर और फॉर्म में बनाया जाता है। चीज़ भी मिल्क का जो प्रोटीन होता है उसको कोएगुलेट करके मिला के बनाया जाता है। इसमें मिल्क को एसिडिफाई किया जाता है और उसके बाद उसमें एंजाइम डाला जाता है, जिससे कि सॉलिड जो मिल्क के प्रोटीन है वो सॉलिड फॉर्म में कोएगुलेट हो जाए, और फिर सॉलिड्स को सेपरेट करके उसको प्रेस करके फाइनल उसकी फॉर्म दी जाती है। इसी तरह पनीर भी बनाया जाता है। इसके बाद है घी। घी में क्या होता है? जो बटर का हमने तरीका देखा उसके आगे का एक तरीका होता है, एक स्टेप आगे होता है घी बनाने का प्रोसीजर। जब बटर हम निकाल लेते हैं, बटर मिल्क अलग कर देते हैं, तो उसको हाई टेम्परेचर पर उसको लिक्विडफाई किया जाता है और उसमें स्पाइसेस भी मिलाए जा सकते हैं फ्लेवर के लिए। और इसकी जो क्वालिटी होगी वो डिपेंड करती है सोर्स ऑफ मिल्क पे, कि कैसा मिल्क जो है हमने यूज़ किया है, कैसा बटर हमने बनाया था, उसकी क्वालिटी पे ही डिपेंड होता है कि कैसा घी हमको मिलेगा। इसके बाद है छेना। छेना भी काउ मिल्क से बनता है, क्रम्बली और मॉइस्ट फॉर्म होती है चीज़ और पनीर की, और ये डेजर्ट जैसे रसगुल्ला वगैरह बनाने के काम आता है। खोया भी हमें डेयरी प्रोडक्ट मिल्क से ही मिलता है, जो मिठाई वगैरह बनाने के काम आता है। पनीर भी मैंने जैसे आपको बताया, जैसे चीज़ बनाया जाता है वैसे ही पनीर को बनाया जाता है, और उसको भी मिल्क को हीट करके उसमें लेमन जूस एसिडिफाई उसको करके और उसको कर्डल करके बनाया जाता है। अब मिल्क प्रोडक्ट के क्या क्या यूजेस हैं? मिल्क एक पॉपुलर इंग्रेडिएंट है हमारी डाइट का, और मिल्क को हम एज इट इज़ ले सकते हैं और चाय कॉफ़ी में मिला के भी, सीरियल्स में मिला के भी ले सकते हैं। इसको स्वीट्स बनाने के लिए भी यूज़ किया जाता है, जैसे खीर, रबड़ी, रसमलाई, कस्टर्ड, आइसक्रीम एक्सेट्रा। इसके अलावा इसको कुकरी की अलग अलग प्रोडक्ट जैसे बटर, घी, बटर मिल्क, कर्ड, चीज़, छेना, ये सब बनाने के लिए अभी हमने पढ़ा ही है ऊपर यूज़ किया जाता है। इसके अलावा बेकरी में भी इसको यूज़ किया जाता है।
इसके अलावा यूरोपियन कुकरी में अलग अलग सॉसेस बनाने के लिए मिल्क का यूज़ होता है, या फिर शेक स्मूदीज़ बनाने में भी फ्रूट के साथ मिल्क को मिलाया जाता है। अब ये चैप्टर हमारा ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाला है। इसके ऑलमोस्ट लास्ट ही 2 टॉपिक्स रह गए हैं और फिर ये हमारा जो चैप्टर है कंप्लीट हो जाएगा। अब जो हमारा सेकंड लास्ट टॉपिक है वो है एनिमल फैट। जैसे कि हमने फैट एंड ऑयल प्लांट में पढ़ा था, ऐसे ही एनिमल फैट्स हैं जो हमें कुछ एनिमल ओरिजिन से मिलते हैं। मैनी फैट्स डिराइव फ्रॉम एनिमल टिश्यूज़ आर यूज इन कुकिंग, और कई रीजन्स में इनको खाना बनाने के लिए यूज़ किया जाता है। जैसे फर्स्ट है लार्ड। लार्ड जो है वो फैट होता है जो पिग से हम ऑब्टेन करते हैं। उसके बाद है स्यूट। स्यूट जो होता है मटन और बीफ से ऑब्टेन किया जाता है। और उसके बाद है पोल्ट्री फैट, जो हम पोल्ट्री मतलब कि बर्ड से ऑब्टेन करते हैं। तो ये यूरोपियन कुजीन यूरोप में बहुत यूज़ होता है, और इनको मीट्स और सॉसेजेस वगैरह बनाने के लिए, पेस्ट्री वगैरह में क्रम्बली टेक्सचर देने के लिए यूज़ किया जाता है। इंडिया में जो है वो एनिमल फैट जो यूज़ होता है वो मिन्स मीट जैसे कि कबाब वगैरह बनाने में होता है, और उसमें भी अलग से नहीं होता है। वो जो मिन्स मीट होता है उसके अंदर अपना ही ऑयल होता है, उसी को यूज़ किया जाता है। ये जो हमने ऊपर पढ़े हैं ये सारे यूरोपियन कंट्रीज़ में यूज़ होते हैं। इसके बाद है सॉल्ट। सॉल्ट हमने देखा था जब हमने फर्स्ट फ्लो चार्ट देखा था, उसमें प्लांट ओरिजिन, एनिमल ओरिजिन और अदर ओरिजिन में सॉल्ट था। तो हमारा लास्ट टॉपिक आ गया है सॉल्ट। Salt does not contain any carbohydrate, protein or vitamin but is essential to itself to life. Salt is most common kitchen commodity. Technically, table salt is a mineral. Primarily, sodium chloride is an essential ingredient of food. अब बच्चों सॉल्ट में हमें कोई पोषक तत्व, कोई न्यूट्रिएंट नहीं मिलता है, ना ही कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन या विटामिन। बट इसके अलावा भी आप जान सकते हो कि सॉल्ट हमारे लिए कितना ज़रूरी है। हमारे किचन का एक सबसे इम्पॉर्टेंट हिस्सा है सॉल्ट, और टेक्निकली टेबल सॉल्ट जो हम घर में यूज़ करते हैं वो हमारा मेन यूज़ किया जाता है, जिसको हम सोडियम क्लोराइड भी कहते हैं। अब सॉल्ट हमें कहाँ से मिलता है? रॉक्स। Vast sedimentary deposits which have been laid down over the millennia from the evaporation of seas and lakes. These are either mined directly, providing rock salt, or are extracted in solution by pumping water into the deposits. अब क्या होता है, काफ़ी बच्चों ऐसे एरियाज़ हैं जहाँ पे जो सीज और लेक्स पहले होते थे वो सूख गए हैं, बट वहाँ पे सॉल्ट अभी प्रेजेंट है, तो उसे वाटर पंप करके उसको वहाँ से सॉल्ट को एक्सट्रैक्ट किया जाता है। इसके अलावा ब्राइन मतलब जो ओशंस, समुद्र में जो सॉल्टी वाटर होता है उसको ड्राई करके हम सॉल्ट बनवाते हैं। अब कौन कौन से सॉल्ट हम यूज़ करते हैं? सॉल्ट की ह्यूज वैरायटी जो है मार्केट में अवेलेबल है, और जो उनमें से कॉमन है, सबसे पहला है जो हमारे घरों में यूज़ होता है टेबल सॉल्ट। वो एक रिफाइंड फॉर्म है सॉल्ट की, और उसे इम्प्रूव किया जाता है स्टोरेज और हैंडलिंग कैरेक्टरिस्टिक्स के हिसाब से। जो नेचुरल सॉल्ट होता है वो ज़्यादातर फोर्टिफाइड होता है, और उसमें बड़े बड़े से लम्ब्स होते हैं, और वो लम्ब फॉर्मेशन ना हो और केकिंग ना हो सॉल्ट की, इसलिए उसमें केमिकल एजेंट्स मिलाए जाते हैं कम फॉर्म में, जिससे कि वो फ्री फ्लो ही बना रहे जो हम अपने घरों में यूज़ करते हैं। और आयोडीन उसमें मिलाया जाता है जिससे कि हमारे शरीर में आयोडीन की कमी ना हो। और आपने देखा होगा आयोडीन की कमी होने से वो गले पे एक बहुत बड़ी सी गांठ बन जाती है जिसे गॉइटर कहते हैं, तो सॉल्ट हमें उससे बचाता है। और एनीमिया, सॉल्ट को फोर्टिफाइड किया जाता है आयरन के साथ, जिससे कि अनीमिया की बीमारी भी हमने ना हो। कुछ सॉल्ट में फ्लोराइड भी मिलाया जाता है जिससे कि डेंटल प्रॉब्लम्स भी ना हो। इसके बाद एक अलग फॉर्म होती है सॉल्ट की, जिसे ब्लैक सॉल्ट कहा जाता है, काला नमक, वो भी घर में यूज़ होता है। पिंक कलर का ये होता है और इसकी बहुत स्ट्रॉन्ग सल्फ्यूरिक स्मेल होती है। और जो ये ब्लैक सॉल्ट होता है ये कॉमन सॉल्ट से थोड़ा ज़्यादा मॉइस्चर एब्जॉर्ब करता है, तो इसलिए इनको बहुत ज़्यादा एयर टाइट कंटेनर्स में रखा जाता है। ब्लैक सॉल्ट जो होता है अलग अलग स्नैक्स, चाट, चटनी, रायता, इन सब में यूज़ किया जाता है। फ्राइड स्नैक्स पर भी स्प्रिंकल किया जाता है, और फ्रूट्स पर भी स्प्रिंकल करके खाया जाता है। इसके अलावा होता है रॉक सॉल्ट, जिसे सेंधा नमक कहते हैं। रॉक सॉल्ट जो होता है वो रॉक माउंटेन्स और जो ड्राइड अप लेक्स और सीज हैं वहाँ से मिलता है। ये जो बेड्स हैं ये 100 ऑफ मीटर्स डीप होते हैं, और रॉक सॉल्ट नॉर्मली कलरलेस होता है या फिर येलो होता है, बट काफ़ी जगह पे ब्लू और पिंक भी होता है। उसके अंदर किस तरह की इम्प्यूरिटीज़ मिली हैं उस पर ये सब डिपेंड करता है। अब सॉल्ट के क्या क्या यूजेस हैं? सबसे पहले तो सॉल्ट जो है हमारी डिश को टेस्ट देता है। ब्रेड्स वगैरह में मिलाया जाता है फर्मेंटेशन के लिए और प्रोडक्शन ऑफ ब्रेड के लिए। जब प्रोफेशनल लेवल पे कुकिंग होती है तो सॉल्ट को पानी में मिलाया जाता है, जिससे कि
वाटर जो है हाई टेम्परेचर पे बॉईल हो सके और कुकिंग टाइम रिड्यूस हो सके। इसके अलावा सॉल्ट जो है प्रिजर्वेटिव की तरह भी यूज़ होता है अचार, हैम वगैरह में। सॉल्ट को क्लीनिंग एजेंट की तरह भी यूज़ किया जा सकता है इसके एब्रेसिव टेक्सचर की वजह से, और ये ग्रीसी और ऑयली स्टफ़ को पैन से हटाने में मदद करता है। इसके अलावा सॉल्ट में कुछ मेडिसिनल क्वालिटीज़ भी होती हैं जो टायर्ड फीट्स वगैरह को और ये जो सूजन आ जाती है उनको दूर करने में मदद करता है। इसलिए आपने देखा होगा कई बार जब कोई बहुत ज़्यादा थक जाता है तो उसे ये सजेस्ट किया जाता है कि गर्म पानी में नमक डाल के उसमें पैर भिगो के बैठे। तो सोडियम जो है एक इसेंशियल नर्व ट्रांसमिशन है और पीएच बैलेंस बनाए रखता है जो सॉल्ट में पाया जाता है। तो बच्चों ये चैप्टर हमारा यहाँ पे ख़त्म हो गया है। यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस आपको दिए हुए हैं जिनके आंसर्स हम ऑलरेडी चैप्टर में अलग अलग टॉपिक्स में कवर कर चुके हैं, जो आप खुद करोगे। कुछ समझ ना आए तो आप मुझसे क्वेश्चन कर सकते हो।